हेलो बच्चों, आज टेस्ट का जो सॉल्यूशन आप की जो सीरीज चल रही है, जो भी टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। उसी सीरीज में हमारे पास अभी टेस्ट नंबर 2 है। तो बायोलॉजी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज एक और, इसमें 2 चैप्टर हैं हमारे पास इस वाले टेस्ट में। एक चैप्टर है जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो 50 लगभग 45 क्वेश्चन होंगे न्यूरल कंट्रोल के और 45 लोकोमोशन के। चलिए एक एक करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाइए आप नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास कोऑर्डिनेशन। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं अपन। आ जाओ भाई। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो बात चल रही है बेटा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एनिमल बॉडी बिकॉज कोऑर्डिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन, इट हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, बैलेंस। हाँ, किसी भी तरह का बैलेंस अगर बनाना है बॉडी के अंदर तो बिना कोऑर्डिनेशन के कैसे बन जाएगा? तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस तब होगा जब कोऑर्डिनेशन होगा। तो पहली बात बिल्कुल ठीक हो गई। आगे देखें, इट इनेबल डिफरेंट ऑर्गन टू इंटरेक्ट एंड फंक्शन एफिशिएंटली। अलग अलग तरह के जो ऑर्गन है जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारे के सारे एक साथ काम करने के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो हम कह रहे हैं इट इनेबल डिफरेंट ऑर्गन टू इंटरेक्ट, आपस में इंटरेक्ट और क्या, फंक्शन इफिशिएंटली। ये बात भी ठीक हो गई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इट इंश्योर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर सारे ऑर्गन एक साथ काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका ये वाली बात भी ठीक हो गई। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? 4th आंसर चला जाएगा। क्लियर? तो ये पहले जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का न्यूरल कंट्रोल का, वहीं से सवाल था। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सवाल देखिए, समझिए, लगाइए। न्यूरल सिस्टम विद इन ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड। तो ये न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी में क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, हम ये देखना चाह रहे हैं। आगे देखिए, सबसे पहली चीज केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन कब से देने लगा? बिल्कुल नहीं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाली बात नहीं होगी। दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए न्यूरल सिस्टम ही चाहिए। तो दूसरा वाला भी सही हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल है, न्यूरल वाला इलेक्ट्रिकल है, ना कि केमिकल। तो ये बात भी ठीक हो गई। तो एक बात गलत हो गई, 2 बातें सही हो गई। कि ऑप्शन में कुछ इस तरह का है क्या? 2 3? हाँ है, बिल्कुल। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 4 आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही हम क्वेश्चन दर क्वेश्चन चलते रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, न्यूरॉन आर स्पेशलाइज सेल। न्यूरॉन जो है हमारे पास वो स्पेशल सेल हैं, बिल्कुल स्पेशल सेल है। न्यूरॉन आर कैसी सेल है? स्पेशलाइज सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन इंसानों में पाया जाता है? ह्यूमन ओनली? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसानों के अलावा और लोगों में भी है। ऐसे ही ऑल वर्टिब्रेट सिर्फ वर्टिब्रेट में ही है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। वर्टिब्रेट के अलावा और लोगों में भी है। आगे बात कही जा रही है, मोस्टली ऑल एनिमल, सभी एनिमल में होगा, इंक्लूडिंग, उसमें वर्टिब्रेट भी शामिल हो और इनवर्टिब्रेट भी शामिल हो। हाँ, बिल्कुल बात सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कौन सी वाली बात? ये वाली बात सही है। तो इसमें 1 और 2 कह रहा है, ये दोनों तो गलत ही हो गए। तो सही कौन सा वाला हो गया? तो सही डॉक्टर साहब हो गया हमारे पास ये वाला। ठीक, इसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखते रहिए, पहले खुद लगाइए फिर हम लगवाएंगे। देखिए, द न्यूरॉन इन ऑल एनिमल आर कैपेबल ऑफ। न्यूरॉन का काम क्या है? तो न्यूरॉन इन ऑल एनिमल आर कैपेबल ऑफ। न्यूरॉन क्या क्या करवाएगा? तो देखिए, डिटेक्टिंग वेरियस स्टिमुलाई इन एनवायरनमेंट। अलग अलग तरह के स्टिमुलस रिसीव करने के लिए न्यूरॉन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक, डिटेक्ट करेगा। उसके बाद रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग स्टिमुलेट टू सीएनएस। सीएनएस को स्टिमुलस पहुंचाने के लिए न्यूरॉन, हाँ बिल्कुल जरूरी है।
उसके बाद प्रोसेसिंग वेरियस इंटरनल एंड एक्स्ट्रा स्टिमुलस, अंदर के स्टिमुलस या बाहर के स्टिमुलस की प्रोसेसिंग, दिमाग में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो भी तो न्यूरॉन ही कर रहे हैं, तो ये भी हो गया, ठीक बात है। प्रोसेसिंग वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको देखना है। तो तीनों ही बातें जब सही हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लीजिए जिसमें तीनों सही का ऑप्शन हो, तो 1 2 3 आर करेक्ट, हाँ तीनों ही बातें सही, ठीक है। ऐसे ही आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाइए, नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का नर्वस सिस्टम, सबसे पहले नर्वस सिस्टम यहीं से तो स्टार्ट हुआ है, सीलेंट्रेट से। तो हाइड्रा का नर्वस सिस्टम आप देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, ब्रेन होता है यहां पर। ब्रेन कहां से हो गया हाइड्रा में, अभी शुरुआत हुई है तो ब्रेन नहीं है। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, हाँ बिल्कुल सही बात है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। होता क्या है, इस तरह से मान लीजिए ये हमारे पास हाइड्रा होता है, इसके ये इस तरह से टेंट्रिकल होते हैं, आप जानते हैं, और यहां पर हमारे पास ये इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं डॉक्टर साहब, न्यूरॉन का एक नेटवर्क पाया जाता है। तो यहां पर हमारे पास इस तरह से न्यूरॉन का पूरा एक ये नेटवर्क पाया जाता है इस तरह से। तो यहां पर बहुत सिंपल नर्वस सिस्टम है, और क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। हाइड्रा में सिंपल है, और इंसेक्ट में जाओगे तो आपको गैंग्लिया वगैरह दिखेगा, और जाओगे तो और बेहतर दिखेगा। हमारे यहाँ आकर के तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन इस तरह से अलग अलग हो गया। तो यहां पर क्या डॉक्टर साहब, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन आंसर चला जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। सवाल पढ़िए, जब तक हम देखो चाय उठा लें। चाय वैसे हम क्लास में पीते नहीं हैं, लेकिन सवाल करना अब में चाय चलेगी। चलो आ जाओ। द 2 मेजर डिवीजन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम के 2 डिवीजन बताइए आप। 2 मेजर डिवीजन ऑफ न्यूरल सिस्टम के 2 डिवीजन बताइए। सीएनएस एंड ब्रेन। सीएनएस और ब्रेन अलग कहां से हो गया, सीएनएस में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों शामिल है, तो ये अलग अलग तो होगा नहीं। न्यूरल सिस्टम का एएनएस पीएनएस, ये ऑटोनोमिक और पीएनएस ये तो पेरिफेरल वाले पार्ट हो जाएंगे, तो पूरा न्यूरल सिस्टम में नहीं जाएगा। अच्छा ये देखिए आप, क्या न्यूरल सिस्टम में सीएनएस और पीएनएस आता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें आपको कौन सा लग रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सीएनएस का पार्ट है। अरे सीएनएस को बांटोगे तो ब्रेन और किस में बांटोगे, स्पाइनल कॉर्ड में, और न्यूरल सिस्टम को ओवरऑल बांटोगे किस में बांटोगे, सीएनएस और पीएनएस में। इसी को लेकर के इसी सीरीज में आप आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़वा रहे हैं, पढ़ लो भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेजर साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो सीएनएस है यानी कि अपना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये मेजर साइट है जहां पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेजर साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सारी इंफॉर्मेशन यहीं तो प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, सीएनएस इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो कुछ और ही बात कह दी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये बात गड़बड़ हो गई। यहां पर क्या लिखा है, क्रेनियल नर्व, तो पहली बात सही हो गई, यहां क्रेनियल नर्व की वजह से गलत हो गई। यहीं पर अगर ये होता, यहीं पर अगर होता स्पाइनल कॉर्ड, तो ये वाली बात भी सही हो जाती। तो पहली बात सही, दूसरी बात गलत, तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लीजिए। ये देखो आदर्श ऑप्शन ए इज ट्रू और बी क्या है डॉक्टर साहब, फॉल्स है। तो ये पहला वाला आंसर यहां पर हमारे पास हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए और सवाल देखिए। द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द, आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट बताना है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट अगर आपको बताना है तो डॉक्टर साहब एक तो होता है, हम जानते हैं ये सीएनएस, और ये होता है हमारे पास क्या, देखो इसमें ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये तो सेंट्रल हो गया। इसके अलावा इससे जो भी इधर को निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इधर को या इधर को, जो भी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, तो नर्व जो होंगी वो क्या होंगी, वो होगा पेरिफेरल। तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड ये सीएनएस का हिस्सा है, ठीक है। विसरल ऑर्गन तो मतलब नहीं है, ऑल ऑफ देव यही नहीं है, तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें क्या चला जाएगा बेटा, नर्व आंसर चला जाएगा। तो आंसर इसका हो गया दूसरा, क्योंकि ये नर्व है, ये हिस्सा है पेरिफेरल का, ठीक।
उसके बाद देखिए आप, देखिए डॉक्टर साहब डायग्राम देखिए, डायग्राम देख करके बताइए ये क्या है। ए तो डॉक्टर साहब ब्रेन है, ए क्या है, ब्रेन है। बी क्या है, बी है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है। सी क्या है, सी ये नर्व है, नर्व दिखा रहे हैं, नर्व दिखा रहे हैं। अच्छा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सी इज द मेजर साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सी मेजर साइट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। पूछा क्या है इन्होंने, करेक्ट। सी नर्व में प्रोसेसिंग होती है, नहीं भैया यहां और यहां प्रोसेसिंग होती है, ए और बी में, ए और बी में प्रोसेसिंग हो रही है, खास करके ए में हो रही है, तो ये तो बात गलत हो गई। दूसरा ए एंड बी, देखो हम आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो हैं, वरना आपको ये सवाल बहुत जल्दी जल्दी करना है बेटा। चलो ए एंड बी एंड सी कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल, ए बी सी तीनों की बात कर रहे हैं, ए बी सी कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तीनों के तीनों सेंट्रल हो गए, नहीं ये दोनों मिलाकर के सीएनएस हुए, ये दोनों मिला के सीएनएस हुए, तो ये बात भी क्या हो गई डॉक्टर साहब, गलत हो गई। सी रिप्रेजेंट न्यूरॉन, सी न्यूरॉन को रिप्रेजेंट करता है, नहीं सी न्यूरॉन को नहीं करता है, नर्व को करता है, ये बात भी गलत हो गई। बी इज कॉम्पोनेंट ऑफ सीएनएस, बी सीएनएस का कॉम्पोनेंट है, हाँ बिल्कुल है, आगे पढ़ते हैं। बी इज कॉम्पोनेंट ऑफ सीएनएस while C is constituent of PNS, हाँ बिल्कुल, नर्व क्या होता है, ये तो PNS है, तो ये वाली बात सही हो गई बेटा, और आंसर चला गया 4, चाहे आप देख सकते हो। देखो इसी के आगे अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्व फाइबर ऑफ PNS, PNS के नर्व फाइबर, PNS के नर्व फाइबर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये हमारे पास ब्रेन है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब यहां पर नर्व है हमारे पास, यहां पर क्या है, नर्व है, तो क्या इस नर्व में सिर्फ और सिर्फ एफरेंट फाइबर होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ क्या ईफरेंट फाइबर होते हैं, नहीं दोनों हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन लाने वाले भी और इंफॉर्मेशन ले जाने वाले भी। अब सवाल देखिए आप, ये कह रहे हैं सिर्फ एफरेंट होंगे, क्या सिर्फ एफरेंट होंगे, नहीं सिर्फ ईफरेंट होंगे, नहीं। अब ऑप्शन में है ना अपने पास बोथ, बोथ एफरेंट एंड ईफरेंट, बढ़िया तो है, ये वाला ऑप्शन हो गया। सर एफरेंट होते तो हैं, हाँ होते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल देखो ना, ईफरेंट भी तो होते हैं, तो ऑप्शन तो यही जाएगा ना, बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो डॉक्टर साहब, क्या विच कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूरल सिस्टम, सवाल देखिए, which component of neural system would control the functioning of heart, दिल कौन कंट्रोल कर रहा है, दिल का मामला है डॉक्टर साहब, और हार्ट एंड स्टमक, तो क्या बोल रहे हैं, वुड कंट्रोल, कंट्रोल कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट कर रहा है, हार्ट को और स्टमक को। आ जाइए सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, तो सोमैटिक करेगा वॉलेंट्री वाले को, सोमैटिक सेल को, ये क्या सोमैटिक है क्या, नहीं ये तो स्मूथ मसल्स में आएगा ये वाला, ये कार्डियक में आ जाएगा, सोमैटिक में तो आना ही नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। उसके बाद ओनली सिंपैथेटिक, क्या हार्ट बीट बढ़ाने के लिए तो सिंपैथेटिक और घटाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक, तो सिर्फ बढ़वाओगे हार्ट बीट, जब बढ़वा के फिर घटाओगे नहीं, क्या नॉर्मल नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, तो क्या सिंपैथेटिक हो सकता है सिर्फ, नहीं। ओनली सिंपैथेटिक नहीं, ओनली पैरासिम्पैथेटिक नहीं, दोनों आना चाहिए, कौन सा वाला, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और हार्ट के लिए तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, संत पीसीएबी, संत पीसीएबी, इसका मतलब क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, टैकीकार्डिया, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया, बड़ा सिंपैथेटिक भी है पैरासिम्पैथेटिक भी है, दोनों हो गया ना, आंसर हो गया 4। चलो नेक्स्ट, अच्छा मैचिंग वाला सवाल, और मैचिंग वाला सवाल है बहुत ही आसान होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। मैचिंग वाले सवाल में मैचिंग करनी है, मैचिंग करना तो आप जानते हो। देखो एफरेंट फाइबर है, तो एफरेंट फाइबर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ले करके आएगा, किधर को लेकर के आएगा, सीएनएस की तरफ को लेकर के आएगा। तो एफरेंट फाइबर देखो सीएनएस की तरफ को कहीं आ रहा है, ये रहा, कैरी इंपल्स टूवर्ड्स द सीएनएस, तो ये वाला हो गया डॉक्टर साहब, यहाँ ये मिला दिया हमने, ठीक है।
ए को फोर्स है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक वाला वॉलेंट्री, सोमैटिक वाला सोमा मतलब होता है बॉडी, बॉडी जनरल बॉडी की बात करें तो ये जैसे हाथ पैर हिला रहे हैं अपन, ये सोमैटिक से कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर वॉलेंट्री है क्या? हाँ, तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ये वॉलेंट्री वाला हो गया। ऑटोनोमिक की बात करें, ऑटोनोमिक सिंपल सी बात है इनवॉलेंट्री। और इफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर अरे भैया हमने पढ़ाया तो था आपको, ये हमारे पास ब्रेन, तो ये हो गया कौन सा? लाने वाला एफरेंट, और यहां से ले जाने वाला कौन सा हो गया? ये इफरेंट। तो यहां से सीएनएस इंफॉर्मेशन दूर लेके जाने वाला, अवे फ्रॉम, देखिए तो इफरेंट वाला क्या हो गया? ये गया अवे फ्रॉम द सीएनएस। अब मिल गया, अब तो बस ऑप्शन देखना है आपको। तो देखो ए वाले को आपने मिलाया 4 से, तो ए यहां से भी मिला हुआ है, देखो यहां से भी मिला हुआ है। फिर आपने बी वाले को मिलाया डॉक्टर साहब 3 से, तो बी यहां से 3 से मिला हुआ, यहां नहीं मिला हुआ, आंसर तो यही आ गया। अब बाकी मिला के देख लीजिए, वैसे ही होगा। सी का पहला इससे पहला मिला हुआ है, डी मिला हुआ है, डी का देखो दूसरा मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहीं तक खत्म हो जाता है सवाल, क्योंकि देखो ये 2 ऑप्शन हो सकते थे, यहां पर तीसरा वाला ठीक जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, बात खत्म हो गई। तो आगे चेक ही नहीं करना, समय बचाना है अपना को, है ना, नीट में समय बचाना। अभी तो हम समझाने के लिए आपको सभी मिला के दिखा रहे हैं। आगे देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन में क्या क्या होता है? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? सेल बॉडी और एक्सॉन होता है, होता तो है लेकिन डेंड्रॉन कहां गया? सेल बॉडी और डेंड्राइट होता है, लेकिन अब इसमें सेल बॉडी कहां, यानी कि एक्सॉन कहां गया? एक्सॉन एंड डेंड्राइट होता है, तो सेल बॉडी कहां गया? तीनों ले होना है साथ में, सेल बॉडी भी होता है, एक्सॉन भी होता है, डेंड्राइट भी होता है, तो आंसर भी ये होता है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली। जब भी करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा जाएगा, सबसे पहले आप इस तरह से करोगे, ये तरीका है इन सवालों को करने का, वरना हम पढ़ते चले जाते हैं और भूल जाते हैं पूछा क्या गया था, करेक्ट या इनकरेक्ट। सबसे पहले देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर ऑफ द ऑर्गेनल फाउंड इन न्यूरॉन। न्यूरॉन में ऑर्गेनल दे रखे हैं, हाँ ऑर्गेनल होते हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं वो देखिए। न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हाँ ये तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद गोल्जी एपरेटस प्रोटीन बनाता है क्या? गोल्जी एपरेटस प्रोटीन कब से बनाने लगा? नहीं बनाता है। लाइसोसोम स्कैवेंजर ऑफ न्यूरॉन है, खा जाएगा, हाँ सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो यहां पर गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? यहां पर क्या ये प्रोटीन बनाता है? नहीं, बिल्कुल प्रोटीन नहीं बनाता। तो यही तीनों सही है, ये वाला गलत है, पकड़ तो लिया हमने गलत। ठीक है, आगे देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो हमारे पास किसका है? राइबोसोम का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, गोल्जी एपरेटस का नहीं। आगे देखिए, न्यूरॉन डिफर फ्रॉम टिपिकल सेल बिकॉज ऑफ द, अच्छा देखो, न्यूरॉन जो नॉर्मल सेल होती है उनसे अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। और क्यों होता है वो देखिए आप, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियोलस होता है। कोई ऐसी चीज ढूंढो जो नॉर्मल सेल के पास नहीं है, क्या इसलिए अलग है? देखो निसेल ग्रेन्यूल, न्यूक्लियोलस दोनों तरह की सेल के पास है, प्रोटीन सिंथेज मशीनरी दोनों के पास है, माइक्रोफिलामेंट दोनों तरह के पास है। अरे नॉर्मल सेल के पास भी तो फिलामेंट तो होते ही है ना, यहां भी फिलामेंट है आपके पास, ठीक है। हाँ, यहां पर एक चीज है जो नॉर्मल सेल में नहीं है, निसेल ग्रेन्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों को बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास निसेल ग्रेन्यूल। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लो, अभी जो बात कही थी वही बात मिल गई आपको। निसेल बॉडी या निसेल ग्रेन्यूल आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो निसेल ग्रेन्यूल किसके बने हुए हैं? तो कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देता हो राइबोसोम और ईआर, तो वही है, ये रहा डॉक्टर साहब, फ्री राइबोसोम एंड RER, ये निसेल ग्रेन्यूल। हमने आपको पढ़ाया भी था कि हमारे पास ये इस तरह से न्यूरॉन होता है, यहां पर ये हमारे पास ये डॉक्टर साहब क्या, ये डेंड्राइट्स, और ये हमारे पास क्या, एक्सॉन। तो हमने आपसे कहा था कि यहां पर सेल बॉडी के अंदर, और ये यहां पर क्या है, यहां पर ये निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, याद आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए आप, द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन आर, डेंड्राइट्स कैसे होते हैं? तो डेंड्राइट कैसे होते हैं? डेंड्राइट देखो ऐसे होते हैं, ये हमारे पास क्या था, सेल बॉडी था, यहां पर ये एक्सॉन होता है, और ये इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरह से ब्रांचिंग लगी होती है ये,
ये अपने पास इस तरह से ये डेंड्राइट्स होते हैं। ऐसे ही तो बनाया था अपना ने, यहाँ इस तरह से ये न्यूरॉन होता है। इसी को देख करके ऑप्शन देख लेते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, नहीं लॉन्ग तो ये वाला होता है। अनब्रांच, बात यहीं पर खत्म हो गई। लॉन्ग भी नहीं होते हैं, लेकिन कैसे, अनब्रांच तो नहीं होते हैं, ब्रांच होते हैं। डेंड्राइट की बात पूछ रहा है ना, तो ये पहला ही ऑप्शन तो गलत हो गया। और उसके बाद देखो, प्रोसेस एसोसिएटेड विद द सेल बॉडी एंड एक्सॉन। एक्सॉन से कहां लग गए डेंड्राइट, बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए, छोटे होते हैं, हाँ छोटे तो होते हैं। हाईली ब्रांच होते हैं, हाँ ब्रांच भी होते हैं। और सेल बॉडी के प्रोसेस है, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर तो ये आ गया। बाकी और भी देख ले रहे हैं। लॉन्ग, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है ना। ये बात यहां पे बात ये इस वजह से गड़बड़ हो गया। लॉन्ग नहीं, लॉन्ग नहीं है, छोटे। उसके बाद शॉर्ट है, यहां पर बात खत्म हो गई। अनब्रांच कह दिया, ब्रांच बोलता तो बात बनती। उसके बाद यहां पर भी गलती हो गई, एक्सॉन बोल रहा है, ठीक। तो ये आंसर इसका कौन सा हो गया अपने पास, सेकंड आंसर हो गया। उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट। सही पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं डेंड्राइट्स के बारे में। देखिए डेंड्राइट्स क्या है, नॉन फंक्शनल होते हैं डेंड्राइट्स, कहना दिएगा। डेंड्राइट कब से नॉन फंक्शनल हो गए, और डीजनरेटिंग एक्सॉन होते हैं, नहीं भैया। उसके बाद इन्वॉल्व इन कैरिंग इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अच्छा, इंपल्स की बात चल रही है। देखिए ये हमारे पास इस तरह से सेल बॉडी होती है, ये एक्सॉन होते हैं, और ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। बात डेंड्राइट की हो रही है। ये यहां से सिग्नल यहां लेकर के आता है, सेल बॉडी की तरफ लेकर के आता है, और एक्सॉन कहां ले जाता है, दूर ले जाता है। सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं, इन्वॉल्व इन कैरिंग इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से दूर इंपल्स ले जाने की बात कर रहा है, नहीं भैया ये इधर लेकर के आता है। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, ये वाली बात भी गलत हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिटिंग इंपल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ को इंपल्स लेकर के आता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकर के आता है। एक ऑप्शन और देखिए, आंसर तो आपको मिल गया। इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिटिंग इंपल्स टूवर्ड्स एंड अवे, दोनों की बात कह दी, नहीं यहां पर ये बात गलत हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना आंसर चला गया थर्ड, ठीक। इसके बाद देखिए सवाल पढ़िए। द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, दिखा देते हैं हम आपको। ये वाला देखिए आप, ये डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स में क्या है हमारे पास, निसेल ग्रेन्यूल, और सेल बॉडी में भी क्या है, निसेल ग्रेन्यूल। ये दोनों में सिमिलरिटी है। तो इसी को आप अगर ये वाला सवाल कर ले रहे हो तो यहां पर आ जाओ। ओनली सिमिलरिटी, सिमिलरिटी पूछ रहा है, सिमिलरिटी पूछ रहा है किसके बीच में, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स के बीच में। तो बताओ, अरे भैया क्या निसेल ग्रेन्यूल दोनों में पाए जाते हैं, कहां नहीं पाए जाते, एक्सॉन में नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑन व्हाट बेसिस न्यूरॉन आर क्लासिफाई यूनिपोलर। वो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे आप किसी न्यूरॉन को यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर बोल देते हो। तो पोलरिटी तो यहां से तय होती है कि अगर इसके पास सिर्फ एक एक्सॉन ही एक्सॉन है तो यूनिपोलर, अगर एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन है तो क्या, बाइपोलर। और बहुत सारे क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं, और एक एक्सॉन है तो क्या, मल्टीपोलर। यही तो कहते हैं अपन। तो एक्सॉन और डेंड्रॉन के नंबर के बेस पे हम क्या तय करते हैं, यूनिपोलर है, बाइपोलर है या मल्टीपोलर है। तो देख लीजिए, ऑन व्हाट बेसिस, वो कौन सा बेस है कि न्यूरॉन आर क्लासिफाई एज यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ये बेस पूछ रहे हैं। तो देखो, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के बेस पर नहीं, नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, हाँ इसी के बेस पर तो पूछते हैं। कहते हैं सेंसरी एंड मोटर का मतलब नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमने कहा ये एक्सॉन और डेंड्रॉन कितने हैं उसके बेस पर तय किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया डॉक्टर साहब, सेकंड आंसर हो गया। देख लीजिए सवाल, उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट। न्यूरॉन विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। एक एक्सॉन है और एक ही डेंड्राइट है। अरे अभी तो हमने कहा कि एक एक्सॉन है और एक डेंड्रॉन है। तो बताओ कैसा हो जाएगा, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन। जो कह तो रहे हैं न्यूरॉन विद द वन एक्सॉन, एक एक्सॉन है और क्या है, वन डेंड्राइट है। तो बाइपोलर तो हो गया। अरे एक पोल दो पोल तो दो पोल मतलब बाइपोलर। अगर एक होता तो क्या होता, यूनिपोलर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मल्टीपोलर न्यूरॉन कंटेन, मल्टीपोलर में क्या होगा, अरे अभी तो बताया। देखो एक तरह के सवाल है, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होता चला जा रहा है इन सवालों से। एक हमारे पास ये न्यूरॉन है, एक एक्सॉन, तो एक डेंड्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी तो कहोगे इसे मल्टीपोलर, तो एक्सॉन तो एक ही है, बाकी ये क्या है हमारे पास, डेंड्रॉन बहुत सारे हैं, तो मल्टीपोलर में कंटेन मल्टीपल क्या होंगे, डेंड्राइट्स यानी कि डेंड्रॉन। तो आंसर चला गया 1। देखिए सवाल को, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिपोलर। फिर से वही देखिए, यूनिपोलर के बारे में यहां से सवाल गलत नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। सेलेक्ट द करेक्ट, पहली बात तो करेक्ट पूछा है, और किसके बारे में, यूनिपोलर के बारे में। तो यूनिपोलर में करेक्ट क्या होगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होगा, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लीजिए। कंटेन ओनली सेल बॉडी, नहीं। कंटेन 1 डेंड्राइट्स, नहीं। क्या कंटेन 1 डेंड्राइट 1 सेल बॉडी, नहीं। क्या बोल रहे हैं, कंटेन 1 एक्सॉन ओनली। तो क्या होगा डॉक्टर साहब, सिर्फ और सिर्फ, अरे अभी तो दिखाया ना, सिर्फ एक एक्सॉन होगा, यही वाला तो आंसर होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को आप। माइलिनेटेड न्यूरॉन फाउंड इन, माइलिन शीथ कहां पाई जाती है। तो आपकी किताब एनसीईआरटी लिखती है कि माइलिन शीथ पाई जाती है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में, और आपकी किताब लिखती है सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक, जो अपनी नर्व होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर अनमाइलिनेटेड। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, माइलिनेटेड न्यूरॉन फाउंड इन, कहां पर बेटा, क्रेनियल नर्व में पाया जाता है। बिल्कुल क्रेनियल में, स्पाइनल में नहीं पाया जाता। इसमें आप यहां पर आ जाइए, देखिए द माइलिनेटेड न्यूरॉन, अभी हमने कहा था कहां पाया जाता है, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है कौन सा वाला, नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड आपको मिलेगा कहां पर, क्रेनियल में, और कहां, स्पाइनल में। और ये नॉन माइलिनेटेड कहां मिलेगा आपको, सोमैटिक और ऑटोनोमिक में। तो आंसर कौन सा जाएगा, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, दोनों में है, तो कोई दोनों वाला ऑप्शन ढूंढिए अब आप। तो कौन सा डॉक्टर साहब, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। तो आंसर क्या चला गया, 4। ठीक है, जल्दबाजी में यही देख करके आंसर ना कर दीजिएगा पहला, समझ डॉक्टर साहब, ये गड़बड़ बच्चे करते हैं बहुत ज्यादा। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको पढ़ना है दोनों, और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आंसर लगाना है। देखिए जो भी पहले आपने सवाल किया है उसी के बेस पर ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कॉमनली फाउंड इन द क्रेनियल नर्व। क्रेनियल में अभी तो कह करके आए हो माइलिनेटेड, तो यहां पर आप कैसे कह सकते हो अनमाइलिनेटेड। तो यहां पर क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब, ये हो जाएगा गलत। उसके बाद अपन बोल रहे हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स एट द स्लोअर रेट। हम जब पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं, एक न्यूरॉन हमारे पास ये होता है जिसपे माइलिन शीथ नहीं है, और एक न्यूरॉन हमारे पास ये होता है जिसपे माइलिन शीथ है। ये रही आपकी माइलिन शीथ, इस तरह से माइलिन शीथ। हम जानते हैं कि माइलिन शीथ वाला हिस्सा नॉन कंडक्टिंग होता है, तो यहां पर जब इंपल्स का ट्रेवल होगा तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरह से आएंगे अपन। और यहां पर जब कंडक्शन होगा तो बेटा यहां से कूद करके यहां आओगे, यहां से कूद करके। अब बताओ धीरे धीरे चलोगे, यानी कि बिना कूदे चलोगे तो तेज चलोगे, या कूद कूद कर तेज चलोगे। सिंपल सी बात है, कूद कूद कर तेज चलोगे। तो कूद कूद करके तेज चलोगे तो इस वाले को बोला जाएगा सॉल्टेशन। तो कूद कर तेज कहां चल रहे हो, जहां पर माइलिनेट है, माइलिन शीथ है। तो जहां पर माइलिन शीथ होती है वहां पर कंडक्शन फास्ट होता है। तो अब ऐसा कोई बात है यहां पर, क्या देखो क्या बोल रहे हैं, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो अनमाइलिनेटेड है ये वाले की बात कर रहे हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स एट स्लोअर रेट। हाँ सही बात है, तो ये वाली क्या बात करें, अनमाइलिनेटेड वाला स्लोअर रेट से करता है, बिल्कुल करता है। तो ये वाली बात सही हो गई। तो ऑप्शन में क्या देखना है, ए गलत बी सही। कोई ऑप्शन है ऐसा क्या, ए फॉल्स बी ट्रू। तो आंसर चला गया कौन सा वाला बेटा, 4 नंबर का। ठीक है आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखिए, द एक्सॉन, एदर्शन रीजन वाला सवाल है। द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन कैन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। एक्सॉन सिग्नल रिसीव कर रहा है, एक्सॉन कहां से करने लगा सिग्नल रिसीव, देखिए दूसरे न्यूरॉन से। तो ये हमारे पास एक्सॉन है,
तो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करने का काम डेंड्राइट का है, ये तो दूसरे वाले को देगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन कैन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। गलत बात, डेंड्रॉन होना चाहिए था। मल्टीपोलर न्यूरॉन कंटेन न्यूमरस एक्सॉन। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन कंटेन द न्यूमरस एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन होते हैं। गलत बात है, बहुत सारे डेंड्रॉन होते हैं। तो यहां पर क्या कहा, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन कैन रिसीव, सिग्नल रिसीव नहीं करता, वो दूसरे वाले को देता है। तो ये वाली बात गलत और दूसरी वाली बात भी डॉक्टर साहब क्या हो गई, गलत हो गई। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिसमें दोनों गलत हो। एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज फॉल्स, दोनों के दोनों गलत। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए अब आप, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अब हमारे पास दूसरा एक चीज है सवाल जिसमें हम पूछ रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, आगे देखिए। सबसे पहले इस तरह कोई सवाल आएगा, सबसे पहले हम यही कहेंगे क्या इनकरेक्ट या करेक्ट। आगे देखिए, न्यूरॉन पजेस द एक्साइटेबिलिटी, न्यूरॉन के पास क्या एक्साइटेबल होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी टू देयर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। हाँ बिल्कुल, वो उसके पास पोलरिटी पाई जा रही है, जैसे ही आप सिग्नल दोगे मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, मतलब एक्साइटमेंट हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल। हाँ, न्यूरल मेम्ब्रेन यानी कि एक्सोलेमा, उसके पास अलग अलग तरह के आयन चैनल होते हैं। कुछ चैनल पोटेशियम के लिए हैं, कुछ चैनल सोडियम के लिए हैं, उसमें भी कुछ वोल्टेड गेटेड है, कुछ बिना वोल्टेड वाले हैं। तो ये बात भी ठीक है। दूसरी बात भी ठीक है, वो पूछ रहा है इनकरेक्ट, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अ रेस्टिंग न्यूरॉन इज नॉट परमिएबल टू एनी आयन। रेस्ट कंडीशन में मेम्ब्रेन किसी भी आयन के लिए परमिएबल नहीं होती है। क्या बकवास बात है ये, रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन परमिएबल होती है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। पोटेशियम तो बाहर जा ही रहा है ना, उसके लिए परमिएबिलिटी तो है ना, यही बात गलत है। तो अ रेस्टिंग न्यूरॉन नॉट, ये यहां पे इसने कहा नॉट परमिएबल टू एनी आयन, गलत बात हो गई। तो ये गलत बात ही सही बात है यहां पर, अरे गलत बात ही सही आंसर है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन। डॉक्टर साहब, एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रेस्ट इज मेंटेन बाय। हमने आपको पढ़ाया है क्या, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है रेस्टिंग कंडीशन में, इधर बाहर की तरफ +70, अंदर की तरफ -70। जब ये +70 पहुंच जाता है तो यहां पर एक एंजाइम हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, 2 पोटेशियम यहां से पकड़ता है अंदर की तरफ, ठीक है, और 3 सोडियम पकड़ता है कहां, बाहर की तरफ। तो कौन मेंटेन कर रहा है इस +70 -70 को, ये वाला एंजाइम मेंटेन कर रहा है। कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ है, तो सोडियम पोटेशियम पंप, इसको सोडियम पोटेशियम पंप ही तो बोलते हैं आप। तो आंसर क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इन रेस्ट कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो रेस्ट कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। चले देखें सवाल को, क्या होती है रेस्ट कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड फ्लूइड इज पॉजिटिव चार्ज। रेस्ट कंडीशन में अभी तो हमने बात की कि बाहर की तरफ +70, अंदर की तरफ -70, इस तरह का चार्ज रहेगा। यहां पर माइनस चार्ज रहेगा, यहां पर प्लस चार्ज रहेगा। ये पोटेशियम की वजह से रहेगा, ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से रहेगा। अब सवाल क्या कह रहे हैं, बोथ आउटसाइड, अंदर और बाहर दोनों तरफ पॉजिटिव है, ऐसी बात है क्या, नहीं, साफ दिख रहा है आपको, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव है। दूसरा, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड निगेटिव चार्ज है, गलत बात। अरे दो, एक तरफ भैया बाहर, ये आउटर है, ये क्या है, इनर है। तो आउटर प्लस और अंदर माइनस, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आउटसाइड फ्लूइड इज पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, यही वाला आंसर। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे इनसाइड फ्लूइड पॉजिटिव चार्ज व्हाइल आउटसाइड नेगेटिव चार्ज, उसका उल्टा बता रहा है, तो ये बात भी गलत हो गई। इसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप,
अच्छा, मैचिंग वाला सवाल है, और मैचिंग वाला सवाल जैसे ही आ जाए इसका मतलब ये है बहुत आसान सवाल होते हैं मैचिंग वाले। तो देखिए, सोडियम आयन ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, जब रेस्ट कंडीशन होता है तो सोडियम आयन के लिए परमिबिलिटी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो देखो क्या बोल रहे हैं ये, रेस्टिंग कंडीशन सोडियम आयन। अच्छा, एक बात और बताते हैं हम आपको, जब रेस्टिंग कंडीशन ये है, वैसे भी सोडियम आयन जो हमारे पास है वो बाहर ज्यादा है, और पोटेशियम आयन हमारे पास क्या है? अंदर ज्यादा है, ये हम जानते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सोडियम आयन ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट, क्या देखिए आप, कहां ज्यादा है? सोडियम आयन तो बाहर ज्यादा है, तो सोडियम आयन बाहर ज्यादा है, मोर आउटसाइड लेस इनसाइड, तो यही वाला तो चला गया, एक का क्या चला जाएगा? दूसरा। पोटेशियम आयन रेस्टिंग में अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो क्या हो गया डॉक्टर साहब? मोर इनसाइड लेस आउटसाइड। ये यहां पर आउटसाइड जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा अपने पास आउटसाइड, इस तरह से, तभी तो मैच होगा, वरना मैच कैसे हो जाएगा? ठीक है। उसके बाद देखिए आप, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना। अरे पहले से प्लस 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 है, इधर माइनस 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 है, तो क्या हुआ? जैसे ही आप एक्शन पोटेंशियल दोगे तो क्या परमिबिलिटी बदल जाएगी। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? डीपोलराइज मेम्ब्रेन। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन पहले से पोलराइज है। तो ये इस तरह का ऑप्शन बना हमारे पास। ठीक है, तो देख लीजिए। अब मिल तो गया, अब तो बस आपको क्या मैचिंग करनी है। तो देखिए आप, ए का क्या मिलाया आपने? दूसरा। तो ये हमारे पास ए था, तो ए इसका दूसरा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहां भी तो मिल रहा है सर, जरा दूसरा मिला ले रहे हैं। बी का क्या है? पहला। अरे बी का पहला यहां भी मिल रहा है, यहां पे और मिला ले रहे हैं, फिर अगर नहीं बात बन रही तो आगे आ जाओ। सी का क्या है? सी का थर्ड, यहां बात बन गई। सी का हमारे थर्ड है, ये बात बन गई। और डी का क्या है? ये 4 है, तो आंसर क्या चला गया हमारा? सेकंड चला गया। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। अब सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, व्हाट चेंज वुड यू फाइंड इन अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन आफ्टर अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कह रहे हैं क्या होगा, क्या चेंज होगा, वुड यू फाइंड इन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर आप एक जब स्टिमुलस दे दोगे तो क्या होगा? पहले सुन लो क्या होगा। देखिए, पहले से हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, इधर आ जाते हैं, पहले से जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, बाहर ये पॉजिटिव 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 है, अंदर निगेटिव 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 है। जैसे ही आप स्टिमुलस देते हो, जैसे ही आप स्टिमुलस देते हो, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सोडियम आयन के लिए बढ़ जाती है, और ये सोडियम जो होता है बाहर से अंदर को चला आता है, ये हम जानते हैं। अब कुछ ऐसी ही बातें यहां पर हम तलाश करते हैं। द होल मेम्ब्रेन बिकम इम्परमिएबल टू सोडियम। कह रहे हैं सोडियम के लिए पूरी मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो जाती है। अभी हमने कहा परमिएबल हो जाती है, गलत बात। एट अ पॉइंट पी, जहां पर आपने स्टिमुलस दिया है, एट अ पॉइंट पी द मेम्ब्रेन अलाउ मूवमेंट ऑफ सोडियम, हाँ, एंड पोटेशियम। ये गड़बड़ हो गया, पोटेशियम के लिए नहीं है बेटा, सिर्फ सोडियम के लिए। जहां आपने स्टिमुलस दिया है, एट अ पॉइंट पी द मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल टू सोडियम आयन, हाँ बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एट अ पॉइंट पी द मेम्ब्रेन बिकम इम्परमिएबल टू बोथ सोडियम। इसके लिए तो परमिएबल है, ये बात गलत। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? थर्ड वाला हो गया, हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, क्या? आर डीपोलराइज्ड एक्सोनल मेम्ब्रेन कंटेन। अब एक मेम्ब्रेन है, क्या बोल रहे हैं? डीपोलराइज एक्सोनल मेम्ब्रेन कंटेन। डीपोलराइज कंडीशन में क्या होगा? जब डीपोलराइज हो रही है, देखिए पहले अभी हमारे पास क्या था? मान लो पोलराइज, तो प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, ये कब है? ये है पोलराइज कंडीशन में। जब आप डीपोलराइज कराते हो तो अंदर सोडियम जाने की वजह से यहाँ प्लस चला जाता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्लोराइड की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये कब होगा? ये होगा डीपोलराइज कंडीशन में। डीपोलराइजेशन कंडीशन में ये वाली घटना घटेगी। तो अब हम देख लेते हैं डीपोलराइज में, देखो क्या हो रहा है। ये कब था? डीपोलराइज में। तो इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन एट द आउटसाइड इनसाइड, ये कभी नहीं होता। दोनों तरफ सोडियम पोटेशियम बराबर कभी नहीं होता, ये नहीं हो गया। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड,
अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल बात सही है। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एंड निगेटिव चार्ज आउटसाइड, यही बात सही है। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड नहीं, निगेटिव चार्ज इनसाइड नहीं। बात चल रही है कब की? डीपोलराइजेशन की। पोलराइजेशन की नहीं चल रही है, डीपोलराइजेशन की चल रही है। उसके बाद क्या? नेगेटिव चार्ज एट द बोथ, दोनों की थी, तो बहुत ही गलत बात है। तो हमारे पास क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ, निगेटिव चार्ज बाहर की तरफ। आंसर चला गया सेकंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट अ साइनेप्स? साइनेप्स कैसे बनेगा? और साइनेप्स हमने आपको पहले भी जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। यहां पर आएगा हमारे पास ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यहां पर लगे होते हैं रिसेप्टर, और यहां पर ये चीज होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो प्री एंड पोस्ट और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये तीनों मिलकर साइनेप्स बनाते हैं। ऐसी कोई चीज अगर मिल जाए तो काम हो जाए। तो देखिए एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन है, हाँ एक्सॉन है, ये डेंड्रॉन है, हाँ है एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल की बात नहीं चलेगी डॉक्टर साहब, रिसेप्टर, ये गलत हो गया बात। प्री सिनेप्टिक एंड पेस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट जाएगा बेटा, ये पेस्ट नहीं, पोस्ट सिनेप्टिक। प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, हाँ है तो, लेकिन क्लेफ्ट भी तो है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, रिसेप्टर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट पे तो रिसेप्टर होता है, अलग से कहां से आ गए? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड ये आ गया। देखो इसमें तीनों बातें आ गई, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक और सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारे पास? ये आंसर हो गया 4। ये पेस्ट नहीं है, पोस्ट है, ठीक है। चल वो वाला आंसर भी तो नहीं है, आगे आ जाओ। ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो क्या होगा? जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल यानी कि वही डीपोलराइजेशन जब होगा, इंपल्स जनरेट होगी। तो हमने क्या कहा था आपसे, अभी तो हम क्या करके आए थे, बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ निगेटिव है। जैसे ही आप स्टिमुलस देते हो तो क्या होता है? बाहर की तरफ निगेटिव हो जाता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। और ये हुआ क्यों है? इसलिए हुआ है कि बाहर से, कहां से? बाहर से अंदर कौन चला गया है? सोडियम चला गया है, इस वजह से हुआ है। तो ऐसे कोई ऑप्शन ढूंढते हैं, चलिए। अच्छा बहुत सारी कहानी है, चलो सब पढ़ लेते हैं। इंपल्स, एक्शन, एक्शन पॉइंट, इंपल्स इज कंडक्टेड अलोंग द एक्सॉन, हाँ इंपल्स चलेगी एक्सॉन के अलोंग, बिल्कुल चलेगी, पहली बात सही। सोडियम आयन मूव आउटवर्ड, गलत बात। सोडियम आयन बेटा अंदर जा रहा है, ना के बाहर जा रहा है, ये कह रहा है बाहर जा रहा है, गलत बात। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू पोटेशियम आयन घट जाती है, हाँ लगभग, क्या लगभग इम्परमेबल हो जाता है पोटेशियम, पोटेशियम खोलने जाता है इस समय। तो ये वाली बात क्या, ये क्या डिग्री हो जाती है? हाँ बिल्कुल डिग्री हो जाती है, तो ये बात भी सही है। तो दूसरी बात और तीसरी बात सही है यहाँ पर। ये पूछा क्या है इसने? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पूछा है ना। दूसरी बात कहां, ये सही है, ये तो गड़बड़ होती है भैया, हमने इसीलिए कह रहे हैं लगाते रहिए, ये लगाया ये लगाया, तो कौन सा? पहली बात और तीसरी बात सही है, तो आंसर कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, सही है डॉक्टर साहब। इसीलिए वो जब सही कह रहे हैं तो लगा दे रहे हैं निशान, ये देखो पकड़ में आ गया, ये तो दूसरा तो गलत है, तो कौन सा? पहला और तीसरा सही है, तो ये वाला कौन सा हो गया? करेक्ट हो गया। ये तरीका है सवाल करने का, गड़बड़ होने के चांस नील हो जाएंगे अगर आप सही और गलत पे निशान भी लगाते चलेंगे। अगर हल्की हवा में ऐसे देख लेंगे गड़बड़ हो जाएगी। आगे देखिए, साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन, साइनेप्स एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा और एक न्यूरॉन ये रहा, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है तो ये सीएनएस मतलब नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब नहीं है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है साइनेप्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। तो जैसे ही पूछे इनकरेक्ट तो सबसे पहले इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज नॉट नेसेसरली फाउंड बिटवीन ऑल द न्यूरॉन। कह रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट जरूरी नहीं है कि सभी न्यूरॉन के बीच में पाया जाए। हाँ बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के सिनेप्स होते हैं, केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो केमिकल में तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल में कहां पाया जाता है? तो ये जरूरी तो नहीं है सभी में पाया जाए, बात तो सही है।
सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज नॉट नेसेसरली फाउंड बिटवीन द ऑल, कह रहा है ना, जरूरी नहीं है सभी में पाया जाए, सही बात। एट साइनेप्स, जब साइनेप्स पे आओगे तो इंपल्स ट्रेवल along the single direction that is from pre से post synaptic membrane। हाँ, ये बात भी सही है भैया। क्या अब इसने जनरल बात, ऐसी कोई बात नहीं कही कि हम इलेक्ट्रिकल के लिए पूछ रहे हैं, केमिकल के लिए पूछ रहे हैं, तो जनरल तो यही कॉन्सेप्ट है, क्या प्री से पोस्ट की तरफ हो जाएगी इंपल्स। तो एट साइनेप्स द इंपल्स ट्रेवल करेगी along a single direction, सिंगल डायरेक्शन में, फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक से, और किसकी तरफ हो, पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ हो। हमारे यहाँ अब सर का आप इसको क्यों प्रेफर कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी तो होता है, उसमें तो बहुत डायरेक्शन पे हो जाएगा सर। तो हमारे पास केमिकल सिनेप्स मेजॉरिटी में है, तो जो मेजॉरिटी में है हम मेजॉरिटी वाला ही आंसर लेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब। ये बात, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, रेयर होते हैं। हाँ, ये वाला लाइन भी सही, केमिकल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिकल कम होते हैं, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, केमिकल सिनेप्स आर फास्टर, नहीं भैया, केमिकल फास्टर नहीं होते, इलेक्ट्रिकल फास्टर होते हैं। यही बात गलत हो गई, यही बात उसने गलत ही पूछा था, तो यहां पर गलत ही सही है डॉक्टर साहब, यहां पर गलत ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द केमिकल फाउंड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट आर नोन एज, जो हमारे पास ये न्यूरॉन बनता है इस तरह से, यहाँ पर सिनेप्स बनता है, तो ये वाली जगह कौन सी है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे जो यहाँ से जो यहाँ पर केमिकल आते हैं, वो केमिकल क्या कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो केमिकल होते हैं न्यूरो, प्रोहार्मोन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, नहीं देखो हार्मोन्स जब किसी ग्लैंड से निकलेंगे, वो ग्लैंड से निकले या फिर किसी और ऑर्गन से निकले तो उनको हार्मोन बोलेंगे, लेकिन जब न्यूरॉन से निकलेंगे तो उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाएगा, हार्मोन नहीं कहा जाएगा। अब आप कहोगे सर एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन तो निकलते हैं यहाँ से, वो भी वहां पर हैं तो दोनों एक ही जैसे, तो यहाँ पर हार्मोन क्यों नहीं कह देते। तो यहाँ पर हार्मोन नहीं, न्यूरॉन के लिए स्पेशल टर्म बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। आगे आ जाइए। The opening of ion channel on postsynaptic membrane generate। हाँ, जब हम यहाँ से यहाँ को आते हैं, जब हम यहाँ से यहाँ को आते हैं, यहाँ से केमिकल आता है, तो यहाँ के चैनल खुल जाते हैं। तो चैनल जब खुलते हैं तो चैनल किसी के लिए नहीं खुल सकते हैं, डिपेंड करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर का नेचर क्या है, एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, ठीक है। तो अगर एक्साइटेटरी है तो सोडियम के चैनल खुलते हैं, इनहिबिटरी है तो पोटेशियम के लिए नहीं खुल सकते हैं, क्लोराइड के लिए नहीं खुल सकते हैं। देखें आप क्या, तो ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जनरेट एक्साइटेटरी चैनल खुलते हैं, इनहिबिटरी में खुलते हैं, तो दोनों हो गया अपने पास ये वाला नो एक्शन पोटेंशियल। तो आंसर कौन सा हो गया, तीसरा वाला हो गया, इधर ए और बी, दोनों में खुल जाते हैं ना चैनल, तो ठीक है। आगे देखिए आप, एडर्सन, न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन कैसा है बेटा, एक्साइटेबल सेल है। हाँ बिल्कुल सेल है, क्यों है, इसलिए एक्साइटेबल है क्योंकि पहले से पोलराइज है। ये क्या है, पहले से पोलराइज है, जैसे इसमें जो डिपोलराइज हो जाएगा, अगर पहले से डिपोलराइज होगा तो तब बात ना बनती। तो क्या न्यूरॉन इसीलिए आपके एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन है, क्या लाइन है कि पहले से पोलराइज है, इसलिए क्या हो जाता है, जैसे स्टिमुलस देते हो डीपोलराइज हो जाता है। तो न्यूरॉन आर एक्साइटेबल है, इसका रीजन यही है, द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन रिमेन इन पोलराइज्ड स्टेट। बिल्कुल बात सही है, ये बात भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिर से assertion रीजन का सवाल है, चलिए पढ़ते हैं। सवाल पढ़िए पहले तो आप। द रेस्ट कंडीशन की बात चल रही है। रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन possess पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड। हाँ बिल्कुल बात सही, ये मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव। रेस्ट कंडीशन में बाहर पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन हायर होता है आउटसाइड। नहीं भैया, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है,
बाहर पोटेशियम की वह चार्ज जरूर है, लेकिन पोटेशियम ज्यादा अंदर ही होता है, ये बाहर गया है तो पॉजिटिव आया है। तो ये क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज हायर आउटसाइड, हायर आउटसाइड नहीं लोअर आउटसाइड। तो ये बात हो गई गलत, तो एदर्शन सही, रीजन गलत। तो आपको देखना है कुछ ऐसा, एदर्शन सही, एदर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा अपने पास, थर्ड आंसर चला जाएगा। इसी के साथ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए लोग साहब, फिर से एदर्शन रीजन का सवाल। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज द गैप, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट यही तो है, ये अपने पास न्यूरॉन है इस तरह से, ये अपने पास न्यूरॉन है इस तरह से, और ये वाली जगह कौन सी है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, प्री ये पोस्ट, और ये क्या है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो क्या पूछा है समझो, देखो सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज द गैप बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एट द साइनस। हाँ, वो गैप ही तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। उसके बाद इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स फास्टर, केमिकल सिनेप्स में फास्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिकल में फास्टर होता है देन द अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल। तो ये बात हुई कौन सी गलत, तो एदर्शन सही, रीजन गलत। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर साहब कौन सा वाला, थर्ड वाला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय, एक पार्ट, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारे पास ये है और एक सेरेब्रल हमारे पास ये है, और दोनों के दोनों कनेक्ट रहते हैं। आप जानते हो कॉर्पस कोलोसम से, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, दो हेमिस्फीयर हैं और दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड किससे होता है, कॉर्पस कैलोसम। तो ऑप्शन देख लीजिए, कॉर्पस कैलोसम कहां है, ये रहा कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात चल रही है। सेरेब्रल हमने पढ़ा था कि हमारे पास इस तरह से ब्रेन में ये इस तरह से ये हमारे पास मेडुला वाला हिस्सा, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमारे पास कौन सा डॉक्टर साहब, ये होता है कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये वाला किस्सा है कॉर्टेक्स, क्या बोल रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, आउटर फोल्डेड लेयर ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम बिल्कुल बात सही है, नॉन फंक्शनल का मतलब ही नहीं है। इनर वाइट लेयर, तो भैया ये वाइट मैटर है, ये गलत बात हो गई, ठीक है। ऑफ द सेरेब्रम एंड द सेरिबेलम नहीं बात, ओनली फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम यही फंक्शनल है, नहीं इसके अलावा ब्रेन में कोई पार्ट ही फंक्शनल नहीं है क्या, ये बात भी गलत। तो आउटर जो फोल्डेड एरिया है यही क्या है, यहाँ पर सेल बॉडी ज्यादातर कंसंट्रेट रहती है, इसी वजह से कलर घिरे आता है, हमने पढ़ रखा है। चलिए अरे लो अगला सवाल ये है, सेलेक्ट द करेक्ट, उससे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में करेक्ट बात बताओ। कह रहे हैं इट इज वाइट, अरे नहीं वाइट नहीं है, ग्रे है। डॉक्टर साहब यहीं आ जाओ, ये वाला हिस्सा कैसा होता है, ग्रे होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल बॉडी कंसंट्रेटेड है, बनाएंगे नहीं, यही देखो, इट इज वाइट इन अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन, नहीं भैया एक्सॉन नहीं, पहली बात तो ग्रे, ठीक है। दूसरा इट इज वाइट, फिर वाइट कह रहे हैं, ये भी काटो, इट इज ग्रे, हाँ ग्रे तो है, ग्रे है इन अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडी, हाँ भैया सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, बात तो सही। आगे देखो, इट इज ग्रे है अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सॉन, ये यहां से गलत हो गया, सेल बॉडी होने की वजह से क्या है वो ग्रे है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है, हमने आपसे कहा था सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 3 रीजन होते हैं, एक सेंसरी रीजन होता है, एक एसोसिएटेड होता है और एक मोटर होता है। तो क्या बोल रहे हैं, मोटर होता है, हाँ होता है, सेंसरी होता है, मोटर सेंसरी होता है, लेकिन अब ये क्या होता है, तीनों होता है, तो होता तो तीनों है, लेकिन तीनों एक साथ कहाँ है, यहाँ तीनों एक साथ है, तो आंसर तो ये जाएगा बेटा, जहां तीनों एक साथ दे रखा है ना, यही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म यानी कि साइक्लोसिस आर सीन, स्ट्रीमिंग, अच्छा ये हमने अमीबा में आपको पढ़ाया था, ये अमीबा है मान लीजिए, तो अब ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर क्या है, ये फ्लूइड घूम रहा है इस तरह से, इसे क्या बोलते हैं अपन, साइक्लोसिस।
अच्छा, मैक्रोफेज डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी अपने पास है। डब्ल्यूबीसी और अमीबा, अरे डब्ल्यूबीसी तो अमीबॉइड ही होती है, अमीबा जैसे ही। तो सारी चीजें वहां पर कैसी हैं, सूडोपोडिया जैसा, अमीबा जैसा है। तो अगर स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म की यहाँ पर हो रही है तो ल्यूकोसाइट में भी हो रही है, मैक्रोफेज भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, तो यहाँ पर भी हो रही है। अरे ऑल ऑफ द एबव मेरे दोस्त। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। चलो आ जाओ डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब आ जाओ, अगला सवाल करेक्ट। तो करेक्ट देखिए आप, साइटोप्लाज्मिक, फिर वही था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन और अमीबॉइड मूवमेंट। हाँ, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है उसी की वजह से सूडोपोडिया बनते हैं और उसी की वजह से अमीबॉइड मूवमेंट होता है। सही बात। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग माइक्रोफिलामेंट। डॉक्टर साहब क्या कहा जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कहां से करा दोगे माइक्रोफिलामेंट को? माइक्रोफिलामेंट का इन्वॉल्वमेंट तो है, माइक्रोफिलामेंट का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। माइक्रोफिलामेंट क्या नहीं करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन गलत हो गया यहाँ पर। तो ये वाली बात यहाँ पर गलत हो गई। तो हमारे पास करेक्ट पूछा है, लोकोमोशन इज नॉट अ वॉलेंटरी। लोकोमोशन तो वॉलेंटरी होता ही है यार। तो इसमें आंसर क्या चला जाएगा अपने पास? 47 का फर्स्ट चला जाए, करेक्ट पूछा है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग माइक्रोफिलामेंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इन्वॉल्व। इस स्ट्रीमिंग में इन्वॉल्वमेंट है। अब इन्वॉल्वमेंट कैसे है? क्या कॉन्टैक्ट होता है ना? इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है वो फिलामेंट की वजह से फ्लूइड जो है इधर उधर भागता है। जैसे मान लो सिखा दे हम आपको, ये हमारे पास है, तो यहाँ पर फिलामेंट पड़े हुए हैं, तो फिलामेंट पे जब फ्लो पड़ेगा तो ये हिस्सा इधर को निकल आएगा, ना कि फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट और छोटे हो रहे हैं। माइक्रो फिलामेंट छोटे बड़े नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। चलो आगे, पैरामीशियम। पैरामीशियम एम्प्लॉय सीलिया फॉर पुशिंग फूड साइड ऑफ। अच्छा, पैरामीशियम वाली कहानी देखिए। पैरामीशियम हमारे पास कुछ इस तरह से ही होता है, ये चप्पल के यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास छोटे 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 सीलिया लगे होते हैं, आप जानते हो। तो ये सीलिया का मूवमेंट होता है, तो यहाँ से खाना अंदर को आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या बोल रहे हैं, ये वाली जगह कौन सी है? साइटोफेरेंक्स। तो पैरामीशियम एम्प्लॉय क्या सीलिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? फॉर पुशिंग द फूड इनटू द साइटोफेरेंक्स एंड लोकोमोशन। हाँ, सीलिया से लोकोमोशन भी करते हैं और ये भी करते हैं। हाइड्रा टेक्स हेल्प, क्या हेल्प ले रहा है? किसकी? टेंटिकल की। फॉर बोथ द फूड कैप्चरिंग एंड लोकोमोशन। हाँ, हाइड्रा दोनों काम करता है, खाना भी पकड़ लेता है और उसी से लोकोमोशन भी करता है। आगे देखिए, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सारे लोकोमोशन मूवमेंट है एंड वाइस वर्सा, मतलब सारे मूवमेंट लोकोमोशन है। अरे भाई ऐसी बात कैसे होगी? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। तो वाइस वर्सा नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है ना? तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। उसके बाद देखो डॉक्टर साहब क्या कहा जा रहा है, ये पूछ क्या रहा है अपने पास? आगे मेथड ऑफ लोकोमोशन वेरी करता है हैबिटेट के हिसाब से और डिमांड ऑफ सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, आप कहां पर हो और आपकी सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आप पानी में हो तो फिन्स का इस्तेमाल करोगे, कोई बंदा यहाँ पर जमीन पे है तो हाथ पैर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है? इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बात सही है। सीलिएटेड इपिथेलियम इज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी में। हाँ, सीलिएटेड पाया जाता है फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही पाया जाता है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में नहीं पाया जाता सीलिया, बिल्कुल पाए जाते हैं। पूछा गया है फॉल्स, विच ऑफ द। तो फॉल्स तो हमारे पास एक ही है, कौन सा वाला? ये हो गया थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन में कहीं है? थर्ड ओनली, थर्ड ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स। फिर से पूछा गया है फॉल्स, तो सबसे पहले तो ये मार्क करो फॉल्स यार। लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड मसल्स एक्टिविटी ओनली। सिर्फ मसल के कोऑर्डिनेशन से काम चल जाएगा? नहीं, मसल्स, न्यूरल, एंडोक्राइन और जॉइंट्स सब एक साथ काम करेंगे तो होगा, सिर्फ मसल से काम नहीं हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, गलत। उसके बाद देखिए मसल्स इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ऑफ मीजोडर्मल ऑरिजिन। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये बात सही है। देयर आर अबाउट 639 मसल्स हमारे पास होती हैं जो कि लगभग 40 से 50% हिस्सा बनाती हैं हमारे वेट का। सही बात है। मसल्स शो कॉन्टेक्टिबिलिटी, हाँ कॉन्टैक्ट हो सकती है, एक्साइटेड भी हो सकती है, और क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो ये बात भी सही हो गई। तो गलत पूछा था और गलत पहला ही वाला हो गया, तो ये फर्स्ट वाला आंसर अपने पास हो गया। इसके बाद आप जाइए नेक्स्ट पर। विच इज द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा कहां क्या है, स्मॉलेस्ट वन। मसल्स फाइबर छोटा है, मायोफाइब्रिल, एक्टिन और सार्कोमेयर। तो देखो मसल्स फाइबर तो हमारे पास क्या है, ये बहुत बड़ा मसल फाइबर है। मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल होते हैं, तो ये भी काफी बड़ा है। उसके बाद सार्कोमेयर क्या होती है, सार्कोमेयर दो जेड लाइन के बीच की दूरी है। एक्टिन, सब एक्टिन क्या होगा, एक्टिन छोटा होगा क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक में हमारे पास क्या सारे एक्टिन नहीं आ जाएंगे। और देखो एक्टिन में भी यहां से लेकर यहां तक मान लो क्या हो गया अपने पास ये एक्टिन, इधर भी एक्टिन, बीच में मायोसिन भी है, तो ये यहां से लेकर यहां तक, तो एक्टिन तो छोटा ही है ओवरऑल सार्कोमेयर से, तो क्या चला जाएगा आंसर एक्टिन। लो मैचिंग वाला सवाल आ गया, और मैचिंग वाले सवाल से आसान तो कोई सवाल ही नहीं होता। देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, अच्छा फंक्शनल यूनिट तो सार्कोमेयर है ही, मिला दें आगे। चलो इसको भी देखते हैं, बाकी मिला लो। प्रोटीन ऑफ द थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट की प्रोटीन कौन सी होगी, चली गई अपने पास डॉक्टर साहब थिन वाले की एक्टिन। प्रोटीन थिक की चली गई ये। उसके बाद सेंट्रल पार्ट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन, जो कि थिन से ओवरलैप नहीं है, कौन चला गया, एस जोन। तो चलो फिर यही वाला अपना इधर ही आ गया है ना। अब देख लो आगे, अब मिल तो गया, अब यार ऑप्शन तो लगाने लगा लो ना भाई खुद ही। चलो लबन नहीं मानोगे, लगा चलो। ए से मिलाओ थर्ड, लो यही बात खत्म हो गई। चलो बी से क्या है, बी बाकी मिला लो, वरना बी का क्या हो गया, देखो बी का क्या हो गया, बी ये मिला, बी से 4। सी का क्या हो गया, दूसरा हो गया। डी का क्या हो गया, पहला हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। चलो आगे आ जाओ, देख लो सवाल, समझ लो सवाल, आगे बढ़ जाओ सवाल में। चले भैया, एज रिलेटेड, उम्र से संबंधित डिसऑर्डर है, करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास, बोन का मास कम हो गया है और चांस बढ़ गया है फ्रैक्चर का। अच्छा, फिर इसका कॉजेटिव फैक्टर, ये बीमारी हो रही है ईस्ट्रोजन की वजह से। बताओ कौन सी बीमारी है। अगर आपने लोकोमोशन चैप्टर पढ़ा है और बीमारी पढ़ी है तो आपको पता चल गया होगा ये बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन का मास क्या होता है, बोन खोखली होने लगती है, बोन का मास कम होने लगता है, तो बीमारी हो गई कौन सी वाली अपनी, ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद आ जाइए आप, ऑप्शन में दे रखा है पोलियो। अगर किसी ने पोलियो आंसर लगाया गर्दन मरोड़ देंगे, बता रहे हैं। चेक करें किसने लगाया पोलियो। सार्कोमेयर, सार्कोमेयर इज द एरिया बिटवीन, सार्कोमेयर किसके बीच का एरिया, अरे जानते तो हो यार, अपने पास हम बनाते हैं थिक फिलामेंट, एक जेड लाइन दूसरी जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के बीच की दूरी क्या होती है, दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या होती है, यही तो होती है सार्कोमेयर। चलो नेक्स्ट, लाइट बैंड। अब अपन लोकोमोशन वाले चैप्टर में चल रहा है। लाइट बैंड थिन फिलामेंट होते हैं, यहां पर होते हैं कंटेन, इसमें एक्टिन होता है। उसे बोलते क्या है, उसे बोलते हैं अपन आई बैंड। एक जैसा होता है तो बोलते हैं आइसोट्रोपिक। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है, आई बैंड बोलते हैं और क्या आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। तो यही हो गया जवाब। सवालों के जवाब चल रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ये सवाल और सवाल का जवाब देखिएगा। डार्क बैंड यानी कि थिक फिलामेंट कंटेन क्या डॉक्टर साहब, मायोसिन एंड अर्धा कार्ड। अच्छा वो उसी जैसा सवाल है लेकिन मायोसिन के बारे में। तो डार्क बैंड थिक बैंड होता है और उसमें मायोसिन होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ए बैंड। ए बैंड का मतलब एन आइसोट्रोपिक। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ है, ए बैंड एंड एन आइसोट्रोपिक बैंड, तो उससे हो गया सेकंड। आगे, वन मायोसिन फिलामेंट
In the myofibril of skeletal muscles, fiber is surrounded by the how many of the actin filament? ये कैसे करोगे भाई? चलो देखो, पढ़ लो। ये हमारे पास होते हैं मायोसिन फिलामेंट, इस तरह से मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट डॉक्टर साहब घिरे होते हैं इस तरह से हमारे पास ये 6 एक्टिन से, इस तरह से। ये जो व्हाइट कलर से हमने बनाए ये हैं कौन से वाले? अरे देखो डॉक्टर साहब, ये हो गया अपने पास क्या, मायोसिन फिलामेंट, येलो वाले। और ये वाले जो बनाए अपने ने बेटा, ये वाले कौन से हैं? ये है एक्टिन। तो ये व्हाइट वाले हैं एक्टिन, ये कौन से वाले हैं? ये येलो वाले कौन से हैं? ये है मायोसिन। अभी सवाल क्या पूछ रहा है? वन मायोसिन, एक मायोसिन फिलामेंट, कौन सा? एक मायोसिन फिलामेंट ऑफ द मायोफाइब्रस स्केलेटल मसल्स सराउंडेड बाय हाउ मेनी एक्टिन। एक मायोसिन कितने एक्टिन से घिरा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट बरेली। चलो, द क्रॉस ब्रिज ऑफ द सार्कोमेयर इन द स्केलेटल मसल्स। क्रॉस ब्रिज, हाँ, मायोसिन फिलामेंट जानते हो, मायोसिन फिलामेंट, उसमें ये अपना हो गया एक तो टेल वाला हिस्सा, ये हो क्रॉस आर्म। जैसे ये है किसका हिस्सा? एक्टिन का, मायोसिन का? मायोसिन का। ये आर्म मायोसिन है, तो ये जैसे ही पकड़ेगा एक्टिन को क्या बन जाएगा? ब्रिज। तो किसका बना है? मायोसिन का। ऑप्शन में है मायोसिन, क्या है? क्रॉस ब्रिज ऑफ द सार्कोमेयर ऑफ इन स्केलेटल मसल्स इज मेड अप ऑफ। तो क्रॉस ब्रिज, अरे वो सार्कोमेयर तो अपने वहां से वहां तक की दूरी होगी ना, उसमें क्रॉस ब्रिज जो पाया जा रहा है उसमें क्या है? मायोसिन है। आगे देखिए, मायस्थीनिया ग्रेविस एक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये तो आप जानते ही हो। मायस्थीनिया ग्रेविस कहो, कहते ही निकल जाएगा मुंह से क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, फटीग करता है, वीकनिंग ऑफ मसल्स करता है, पैरालिसिस हो जाती है। अरे हो तो गया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। काय टाइम खराब कर रहे हो सर हमारा, आगे बढ़ो। आप ये बात आप कह रहे हो हमसे। चलो, टिटेनी इज द रैपिड स्पैज्म इन द मसल्स। टिटेनी, एक होता है टिटेनी, एक होता है टिटेनस। टिटेनी में क्या होता है? कैल्शियम आयन की कमी से क्या होता है? अचानक से मसल्स क्या कर जाती है? क्रैम्प्स, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। टिटेनस क्या होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, बैक्टीरियल डिजीज है। मम्मी जी जो कहती है टिटेनस का इंजेक्शन लगा लो बेटा, अगर लोहा वोहा चुभ जाता है कहीं तो वो बीमारी नहीं है, ये कैल्शियम की कमी वाली है। तो टिटेनी इज द रैपिड स्पैज्म, किसकी वजह से? लो कैल्शियम हो जाएगा कहां पर? बॉडी फ्लूइड में। जिंदा आंसर दिख रहा है साफ साफ यार। चलो, कैल्शियम है, गैप भरने, गैप, खाली स्थान भरो। सवाल कौन सा है? खाली स्थान भरो, तो भरो। कैल्शियम बाइंड विद, जो अपने ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स पढ़ा था उसमें ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? ट्रोपोनिन, ये रहा ट्रोपोनिन, उसके बाद ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन इन द स्केलेटल मसल्स एंड लीड टू द एक्सपोजर, खुल जाएगी ऑफ द बाइंडिंग साइट, किसके लिए? मायोसिन के लिए खुल जाएगी। मायोसिन की एक्टिन बात कह रहा है, आंसर तो आ ही गया अपने पास। फॉर मायोसिन ऑन द, ये होता किसके ऊपर है? ये होता है एक्टिन के ऊपर, तो एक्टिन के ऊपर होता है, ऑन द एक्टिन फिलामेंट। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट, लो भैया मैचिंग खेलेंगे। चलो आज मैचिंग खेलते हैं। मैचिंग खेल लो। ये वाला पहले वाला है, ये यहां से जोड़ा है, देखो 3 लगे हुए हैं, टुनटुन ने यहां से जोड़ा है, तो ये क्या है? ये तो ट्रोपोनिन हो गया, ये क्या हो गया? ये वाला धागा, ये ट्रोपोमायोसिन हो गया, और ये वाला, ये गोल, ये क्या हो गया? ये हो गया अपने पास वही जी एक्टिन, एफ एक्टिन। तो ये क्या हो गया? फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन। ये भी अब तुम अब क्या रह गया इस सवाल में? कुछ रह गया तो मिलाओ यार। ए वाला क्या है? ए वाला ट्रोपोनिन है, ए वाला ट्रोपोनिन है, ए वाला ट्रोपोनिन है, ए वाला, अरे सर सब मिल गए, ऐसे कैसे मिल गए?
बी वाला मिलाओ, चलो। बी वाला क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, तो बी वाला ट्रोपोमायोसिन है, बी वाला ट्रोपोमायोसिन है। सी वाला भी मिलाओ, सी वाला क्या है, एफ एक्टिन है। तो सब यहाँ सब कहाँ मिले, यहाँ मिले, तो आंसर कौन सा वाला होगा, 4 वाला होगा। होगा नहीं होगा? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। मोटर इन प्लेट इज अ, मोटर इन प्लेट क्या है? मोटर इन प्लेट हमने जाना था कि ये हमारे पास मान लीजिए मसल्स होती है, उसके बाद डॉक्टर साहब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह से न्यूरॉन होता है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, इसी को अपन मोटर इन प्लेट कहते हैं। तो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। मोटर इन प्लेट को ही क्या बोलते हैं आप, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। इसी को अपन बोलते हैं, वही बोलते हैं जो बोलना चाहिए, वही होता है आंसर। देरी न लगाओ, आगे बढ़ जाओ। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इन द मसल्स फाइबर मोस्ट डायरेक्टली कॉज, क्या बोल दिया ये? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो गया, कहां पर हो गया, मसल फाइबर में। हाँ सर हो गया। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? देखो, मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन का मूवमेंट कहीं नहीं हो रहा है। अटैचमेंट ऑफ द क्रॉस ब्रिज, अटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज टू एक्टिन, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायरेक्टली पूछ रहा है, मोस्ट डायरेक्टली। तो बिल्कुल जस्ट कॉन्ट्रैक्शन से होने से पहले वाला काम बताओ, पूरी कहानी ना बताओ। क्या कॉन्ट्रैक्शन से पहले वाला काम, जस्ट पहले वाला। तो जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा एक्टिन से, तुरंत क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। उसके पहले और बाद की कहानी हम आपसे नहीं पूछ रहे। क्या ट्रोपोनिन हटने की बात हम आपसे नहीं कह रहे, एटीपी खर्च होने की। एटीपी खर्च होगा तो उसके बाद जुड़ेगा, तो जुड़ने वाली चीज बाद में आ गई। तो जस्ट कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या हो रहा है, ये जो वर्ड लिखा है ना इसने, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इन द मसल्स फाइबर मोस्ट डायरेक्टली कॉज। तो मोस्ट डायरेक्टली कॉज का मतलब क्या हुआ, अटैचमेंट ऑफ द क्रॉस ब्रिज टू एक्टिन। ये एक्टिन से क्रॉस ब्रिज यानी क्रॉस आर्म, जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा तुरंत क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम रिलीज होगा, उसके बाद बहुत सारी कहानी है। स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी के बाद तो ये ब्रिज बनेगा ही, तो इसके बाद भी ये वाली कहानी है। इससे मतलब नहीं है। तो आंसर हो गया दूसरा। यकीन ना आए तो देख लो, दूसरा ही लगाया। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एनर्जी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज मोस्ट डायरेक्टली। अच्छा फिर वैसे सवाल, ठीक है, एनर्जी सीधे कहां से ले रहे हो? सर हम तो खाने से एनर्जी ले रहे हैं। अरे भाई खाने से ले रहे हो तो खाना खाया, पचा, फिर पता नहीं कहां कहां पहुंचा, तो उसके बाद फिर जाकर के उससे एटीपी बना। एटीपी से, हाँ, एनर्जी कहां से लोगे? सीधे एटीपी से। तो डायरेक्टली पूछा है ना, जस्ट अरे लो भाई साहब एटीपी से। अरे क्या पूछा है, मोस्ट डायरेक्टली। तो एनर्जी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज मोस्ट डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम, सीधे कहां से ले रहे हो आप? सर हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन से लेते हैं। हाँ लेते तो हो एरोबिक रेस्पिरेशन से, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनाते हो, एटीपी। और एटीपी को तोड़ करके एनर्जी लेते हो। तो बिल्कुल जस्ट पहले किससे ले रहे हो, एटीपी से ले रहे हो। एटीपी कैसे बना वो छोड़ो, एटीपी से तुरंत क्या मिला, एनर्जी। तो मोस्ट डायरेक्टली एटीपी से मिल गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हक्सले एंड हक्सले की, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमने आपको बताया था कि ये मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है। तो होता क्या है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट इस तरह से फिसलता है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिसलता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट। हाँ यही बात तो है, मायोसिन मूव नहीं, बोथ मायोसिन एक्टिन एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। तो क्या, अरे आंसर मिल गया नन ऑफ द अबव किस बात का। हाँ ये क्या आ गया भाई, सर सवाल आ गया और क्या आ गया, सवाल ही तो आ रहा है। Put the following phrase in the proper order to describe occur in the neuromuscular junction trigger। अरे भाई साहब ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर लिखना है, क्या क्या होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा। अच्छा ऑर्डर दिखा दें, देखो क्या होगा। यहां पर आ जाओ, ये अपने पास न्यूरॉन है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब क्या, इंपल्स आएगी। इंपल्स आने के बाद यहां से कैल्शियम आयन रिलीज होगा। ये यहां से क्या रिलीज होगा, ये कैल्शियम आयन रिलीज होगा। तो पहला ये हो गया, दूसरा कैल्शियम आयन हो गया। कैल्शियम आयन जाकर के बेटा कहाँ, कैल्शियम आयन जाके कहाँ, रिसेप्टर से जुड़ेगा। तो तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया रिसेप्टर। फिर ये कैल्शियम आयन,
कैल्शियम आयन कहाँ से निकलवा दिया है सर? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये देखो सर, बहकी बहकी बातें मत करो। चलो यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ गए अपन। पहले यहाँ से निकल आओगे न्यूरोट्रांसमीटर। तो पहले देखो, पहला 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 तो आ गया अपने पास नर्व इम्पल्स। पहले क्या होगा? ये नर्व इम्पल्स पहले नंबर पे रखेंगे अपन ये। तो पहले नंबर पे रखेंगे अपन ये नर्व इम्पल्स। तो पहला कहाँ है? इसमें है, इसमें है। तो नर्व इम्पल्स के बाद आ जाओ। उसके बाद क्या? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा यहाँ से डॉक्टर साहब, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। एसिटाइल कोलिन जाकर कहाँ लगेगा? रिसेप्टर पे। कैल्शियम निकलवा रहे हैं वो, बावले ये बिल्कुल। चलो, नर्व इम्पल्स हो गया। उसके बाद क्या? एसिटाइल कोलिन कहाँ है? ये रहा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये रहा, रिलीज हो गया। तो ये हो गया अपने पास दूसरा। उसके बाद चौथा, सर ये तो यहाँ भी है, सर ये तो यहाँ भी है। चलो कोई बात नहीं है यार। कहाँ आ गया? आ गया ये वाला अपने पास। कौन सा वाला? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट वहां होगा यार, यहाँ कहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट आ गया? चलो कोई बात नहीं, ये वाली जगह आप न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में अच्छा नहीं है यहाँ पर, वो साइनेप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अच्छा, असल में ऑप्शन में है तो लगाना तो है ही, तो मोस्ट प्रोबेबल आप यही लगा दोगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? उसके बाद क्या होगा? रिसेप्टर पे आ गए। रिसेप्टर कहीं है क्या? रिसेप्टर पहला वाला डॉक्टर साहब ये। उसके बाद कहाँ आ गए आप? रिसेप्टर पे आ गए। तो उसके बाद ये आ गया। रिसेप्टर कहाँ है? ये आ गया। उसके बाद कहाँ आ जाओगे आप? रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द। अच्छा, जैसे यहाँ पे रिसेप्टर से आए, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल, तो क्या हुआ? यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से क्या निकला? कैल्शियम। तो अब कौन से पे आ गए आप? कैल्शियम वाले ऑप्शन पे। तो आ गए देखो यहाँ पर आप। मजेदार सवाल है डॉक्टर साहब, अगर पूरा कॉन्सेप्ट पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का तभी होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हो ही जाएगा। हो गया कॉन्ट्रैक्शन, तो ये गया आंसर। समझ आई बात? नहीं आई? ये बताओ तो देख लो। अरे एक बार और देख लो, ले पूरा देख लो भाई। देखो ये अपने पास है ये वाली कहानी कुछ इस तरह से। यहां पर अपने पास क्या है? ये मसल से होता क्या है? यहां से इस तरह से सिग्नल आता है, पहले इंपल्स आ जाता है। उसके बाद यहां से ये वेजिकल है, ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें भरा है क्या? एसिटाइल कोलिन। ये यहां आकर के फ्यूज होंगे और यहां से निकलेगा एसिटाइल कोलिन। ये निकला एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन यहां पर जो हमारे पास रिसेप्टर है सार्कोलेमा पर, ये आकर के यहां जुड़ेगा। तो ये वाली चीज को एक नाम दे दिया इन्होंने, जो कि नहीं देना चाहिए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जाना चाहिए। अब चलो इसे हटा भी दो पिक्चर से, मान लो आपने इसे पिक्चर से हटा भी दिया, तो ऑप्शन तो आपका वही वाला आंसर जा रहा है। ठीक है ना? देखो ये वाला आंसर ही जा रहा है, क्योंकि पहला तो यहाँ पे लाओगे, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसे मान लो चलो हटा भी दिया आपने, ठीक है, इसे मान लो हटा भी दिया आपने, तो इसके बाद आएगा तो यही ना यार, पहला वाला। देखो कौन सा वाला? पहला वाला, ये वाला। इसके बाद तो रिसेप्टर ही आ रहा है ना, तो रिसेप्टर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद रिसेप्टर आ गया। रिसेप्टर के बाद क्या होगा? यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या निकालेगा? कैल्शियम निकालेगा। तो फिर कैल्शियम वाला ऑप्शन चला जाएगा, देखो थर्ड। और उसके बाद कौन सा वाला? 5 वाला चला जाएगा, मतलब सार्कोप्लाज्मिक छोटा। तो आंसर तो यही आ गया ना। आप कहोगे सर हम तो ये वाले में फंस गए। फंस कहां से गए? बाकी से लगा ले आंसर है यार। ठीक है ना? चल, तो भाई हो गया अपने पास सेकंड आंसर। फंसने की नहीं हो रही है भाई। देखो, when a skeletal muscle shorten, when a skeletal muscle shorten during the contraction, जब skeletal muscle short होती है during the contraction, तो क्या होता है? क्या होता है? ये होता है, ये अपने पास क्या है? मान लो मायोसिन, ये है एक्टिन। ये कौन सा है? मान लो ओवरलैपिंग जोन। ये वाला नॉन ओवरलैपिंग, मतलब ये एस जोन। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट होगा, तो ए बैंड तो अपना वैसे का वैसे ही रहेगा, और क्या? आई बैंड छोटा होगा, और सार्कोमेयर छोटा होगा, और क्या छोटा होगा सर? एच जोन छोटा होगा, और क्या छोटा होगा सर? और क्या छोटा होगा? और देखो इधर, अब ए बैंड अपनी जगह पर रहेगा। ऐसा कुछ देख लेते हैं। व्हेन अ स्केलेटल मसल शॉर्ट, स्केलेटल मसल छोटी हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉल्स? अरे फॉल्स पूछा भैया, तो आई बैंड छोटा होगा, आई बैंड छोटा होगा, होगा। ए बैंड छोटा होगा, करा ना देना धोखे से भी। ए बैंड छोटा, ए बैंड जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा रहता है। एच जोन छोटा होगा, नैरो होगा मतलब छोटा होगा।
सार्को में छोटा होगा, शॉर्टन छोटा होगा, तो कौन सा गया बेटा, ए बैंड शॉर्टन, ए बैंड क्या हो गया, शॉर्टन। यही बात वाली क्या हो गई है, गलत हो गई है। चलिए डॉक्टर साहब, इसके बाद समय अपने पास हो गया है 7:07, तो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। द मसल्स बैंड, सर वहीं पे तो दिख रहा है समय, वहीं देख ले, देखो 7:07 हो गए, देखो, द मसल्स बैंड दैट रिमेन अनचेंज। अरे लो, अभी तो बात करके आए, ए बैंड हमने क्या बताया था, अनचेंज रहता है, तो मसल्स बैंड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो अपना सेम ही रहता है, कौन सा रहता है, ए बैंड। ए बैंड कभी भी चेंज नहीं होता, आई एच ओवरलैपिंग सब होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको, करेक्ट बताना है आपको। ले भाई, इस पे तो आंसर ही लगा हुआ है, ये स्टार का मतलब आंसर है, इसी वाले सवाल पे आंसर है, नीट में थोड़ी ना मिल जाएगा आंसर। चलो सवाल देख लो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन केमिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सर हमें पहले से आंसर पता है, आप कुछ भी कर लो, हम तो ऑल ऑफ द अबव लगा देंगे। अबे देख लो इधर को, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी की एनर्जी, और एटीपी की एनर्जी से आप मसल शॉर्ट कर ले रहे हो, मतलब मैकेनिकल काम कर रहे हो, हाँ ठीक है। मसल्स फटीग जब होती है तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारी मसल्स में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, हाँ सर आप कहो ना कहो, हम तो हाँ करते चले जाएंगे, आंसर ये है। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी, हाँ अलग अलग, ये एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्ट, तो अलग अलग मसल फाइबर का रिएक्शन टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है, तो आंसर चला गया डी। सर हमें पहले ही पता था, बेटा नीट में करके आना अगर ऐसे बता रहे हैं। द कंपाउंड ऑफ द पिगमेंट एक्ट, कंपाउंड ऑफ पिगमेंट एक्टिंग एज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्टोर कौन करता है, सर हीमोग्लोबिन। अरे मसल्स में बात चल रही है मसल्स में, तो मसल्स में कौन, मायोग्लोबिन, मसल्स में कौन, मायोग्लोबिन। अरे भाई इतना बड़ा सवाल क्या है ये, घबराना नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो सवाल पढ़ते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट, ये हो गया, डिपेंड ऑन द एनारोबिक, ये कौन सी वाली बात चल रही है भाई। अच्छा यहां पे आ जाओ, ए जो है, ए रेड मसल्स है, बी वाइट मसल्स है, ए रेड मसल्स है, बी वाइट मसल्स है, तो ये देखो ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। कुछ बातें ए के बारे में है, कुछ बी के बारे में है। अब इसमें देखना ए के बारे में कौन सी बात है, बी के बारे में कौन सी बात है। एक है ए, एक है बी। ए जो है वो क्या है हमारे पास, ए है रेड मसल्स, और बी क्या है हमारे पास, ये है व्हाइट मसल्स फाइबर। अब इसमें से कुछ बातें छांटनी है किसके लिए, ए के लिए, कुछ बातें छांटनी है किसके लिए, बी के लिए। रेड मसल्स में आ जाओ, रेड में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर आर मोर, रेड में मोर होता है, हाँ, तो ये वाली बात किसके लिए, ए के लिए चली गई। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, एरोबिक होता है ना वो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट होता है, नहीं, ये वाली बात तो बी के लिए हो गई, तो ये वाली बात बी के लिए हो गई। मायोग्लोबिन हाई होता है रेड में, हाँ इसीलिए तो वो रेड होता है, तो मायोग्लोबिन क्या हो गया, हाई हो गया, तो ये वाली बात किसके लिए चली गई, रेड के लिए चली गई। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडरेट होता है, अरे उधर ज्यादा इधर कम होता है, तो मॉडरेट वाली बात इधर लगा दो, किधर वाले में लगा दो, ए वाले में। व्हाइट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, व्हाइट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, तो ये वाला कहां चला गया, ए के लिए चला गया। एरोबिक मसल्स कौन सी होती है, रेड वाली, तो कौन से हो गया, ए के लिए चला गया। डिपेंड ऑन द एरोबिक रेस्पिरेटरी, कौन, ए। लेस मायोग्लोबिन कंटेंट, लेस मायोग्लोबिन किस में होगा डॉक्टर साहब, बी में होगा, किस में होगा, बी में होगा। लो अब तो कर दिया सवाल, अपना कर सकते क्या भाई, देखो आ जाओ। कौन कौन सी बात, कौन कौन सी बात, कौन कौन सी बात किस किस के लिए है, ये है। तो देखो ए के लिए कौन सा है, ए के लिए सेकंड है, ए के लिए सेकंड है, ए के लिए फोर्थ भी है, ए के लिए फोर्थ है, ए के लिए 5 है, अरे वाह मिल गया। ए के लिए हो गया 6 हो गया। अब बी के लिए ढूंढ लो, बी के लिए, बी के लिए, बी के लिए थर्ड है, फर्स्ट भी तो है। अच्छा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस, ये बी के लिए जाए,
तो ये किसके लिए हो गया है? बी के लिए। थर्ड वाला किसके लिए? बाकी बी के लिए हो गया यार, ये देख तो ले सर, मिला तो ले। ये वाला किसके लिए हो गया? डिपेंड ऑन द, ये वाला किसके लिए है? ये वाला तो हमने किसके लगा दिया? डिपेंड ऑन द एनारोबिक। हाँ एनारोबिक यार, ये बी जाएगा। ठीक है, तो बी के लिए हो गया। तो ये वाला किसके लिए हो गया डॉक्टर साहब? ये वाला लेस मायोग्लोबिन, ये भी बी के लिए। अरे भैया ये वाला देखो एनारोबिक, एरोबिक होता है कौन सा? ये वाला, ये तो ये बी के लिए जाएगा ना। ठीक है, बी के लिए। तो आंसर कौन सा हो गया सर? ये वाला जो मिल गया वही आंसर हो गया। अच्छा सवाल है। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर एन ईयर ऑसिकल? कान की हड्डी कौन सी नहीं है? मैलियस इनकस स्टेप्स होती है, ये इलियम कहां से आ गया? यही वाला आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। ह्यूमन क्रेनियम है द स्मॉल प्रो ट्यूबरेंस, मतलब उभार पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे उभार पाए जा रहे हैं एट द पोस्टीरियर साइड पर। ह्यूमन स्कल में उभार कौन कौन से हैं? वही कॉन्डाइलिक। आगे देखो तो क्या, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है और कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 6 होते हैं, 2 होते हैं, 2 यहां से आंसर चला गया। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं और कितने होते हैं डॉक्टर साहब? 2 होते हैं। सिंपल सी बात है, लगाए चले जाओ बस। उसके बाद ह्यूमन स्किल, अभी तो कहा यार कैसी होती है? ह्यूमन स्कल होती है डाइकॉन्डाइलिक। अरे भैया ये अपनी खोपड़ी है, खोपड़ी में कितनी खूटियां होती हैं? 2 खूटियां होती हैं, तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल है हमारी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज फॉल्स? डॉक्टर साहब बात क्या पूछी है? खराब बात, गंदे लोग। चलो खराब बात पूछी। आगे देखो, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 वर्टिब्री। वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री होती हैं। हाँ ठीक बात है, और वो पूछ रहा है खराब बात। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, किसके बारे में? वर्टिब्रल कॉलम के बारे में खराब पूछ रहा है। वेंट्रली कह रहे हैं यहां होती है दिल की हड्डी, दिल की हड्डी यहां होती है, पीछे होती है। गलत बात। अरे गलत ही पूछा था उसने, अरे मजा आ गया। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, स्कल के बेस से नीचे की तरफ जाती है और पूरा टंग बनाती है। सही बात। न्यूरल कैनाल इसी के बीच में फंसी होती है। सही बात। गलत पूछा था, गलत बात। गलत बात ही यहां पर है, सही बात। अरे मतलब गलत आंसर सही है। चलो, ह्यूमन एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा ये कैसे फार्मूले हैं? अरे ये वो फार्मूले हैं कि कौन सा, ये सी का मतलब सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। तो सर्वाइकल कितनी होती है? 7, ये गलत हो गया। अरे सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5, ये भी गलत हो गया। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12 होती है, ये भी गलत हो गया। सर इसको देखो, बिना देखे आंसर कर दो। सर्वाइकल 7, ये 12, ये 5, ये 1, ये दोनों कैसी होती हैं? फ्यूज होती हैं। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ जाओ। अरे वाह। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टेब्रा इन द एडल्ट ह्यूमन आर फ्यूज? फ्यूज कौन सी होती है? अरे अभी तो कहा था यार, देखो कौन सी वाली फ्यूज होती है? ये सैक्रल और कॉकेक्स। तो ऑप्शन में सैक्रल और कॉकेक्स देखो कहां है, कहां है? मिल गया। प्रोग्रेसिव, लगातार, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू, लगातार मसल डिजनरेट हो रही है और ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है इसमें? मायस्थेनिया ग्रेविस, टिटैनी मस्कुलर, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टर्नम? डॉक्टर साहब क्या? पहली बात तो ये नॉट करेक्ट कह रहा है, और स्टर्नम के बारे में, स्टर्नम ये आगे की तरफ जो बोन है अपने पास। माइक कहाँ जा रहा है? हेलो माइक चेक, आ गया। कॉमनली कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। हाँ ब्रेस्ट बोन तो है, बिल्कुल है। फ्लैट बोन है, हाँ है। 2 नंबर में है, अबे एक ही है यार। क्या? इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल मिड लाइन। हाँ ये बात भी सही है। तो गलत पूछा है इसने, यहां पर गलत ही बात सही है। वाह, नहीं नहीं नहीं, वाह। मैचिंग, मैचिंग कैसे करेंगे मैचिंग? मैं ये तो स्टर्नम है भाई, ये क्या है? स्टर्नम है। ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये और ये क्या है? ये है रिप्स। हो गया, अब मिला लो, अभी तो काम खुद ही कर सकते हो यार। द अकम्पेंड फिगर द के एंटी, ए बताओ, बी बताओ, ए बताओ,
बी बताओ और सी बताओ। तो ए बी सी बताओ, लगातार बता दो। यहाँ पे देना चाहिए था ए बी सी यार। ए क्या है? अच्छा एक साथ बता देंगे ए बी सी। तो पहले ए देखना पड़ेगा, ए क्या है? ए क्या है? एक है स्टर्नम, ए है स्टर्नम, सीक्वेंस से पकड़ लो ना आप। ए है स्टर्नम, बी क्या है? बी है रिब्स, और सी क्या है? सी है वर्टिकल कॉलम। क्या बात है, ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो ये चला गया। यहाँ पर ए बी सी कर देते ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन जब ऐसे ए बी सी कह रहा है तो सीक्वेंस से लगा दो यार। नंबर ऑफ बोन इन द अपेंडिकुलर, एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126। ज्यादा जानकारी के लिए मिले, कहाँ मिले? पानी की टंकी के पीछे, और कहाँ? रेलवे स्टेशन के पास, हकीम अताउल मुस्तफा के पास। अरे हकीम नहीं है भाई, देखो इधर। हाँ, कहाँ थे अपन? फेलेंजियल, फेलेंजल, अरे डिजिट, हाथों की उंगलियां। फॉर्मूला ऑफ द, हाथों की उंगलियों का फॉर्मूला 2 3 3 3 3, ऐसा कोई फॉर्मूला देख लो। अबे 2, यहाँ पे 2 ही तो हैं। 3 3 3 3, 2 2 नहीं 2, इसके में 2 3 3 3 3। अबे 2 अंगूठे में, थंब में, बाकी 3 3 3 3 3 हो गई, खत्म हो गई बात है यार। परेशान क्या हो रहा है? अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का अर्थ का मतलब जॉइंट, और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। तो जॉइंट में इन्फ्लामेशन कहीं है क्या? इन्फ्लामेशन मसल्स में नहीं, इन्फ्लामेशन बोन में नहीं, इन्फ्लामेशन जॉइंट में हाँ, क्योंकि अर्थराइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन जॉइंट में। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, टंग में तो कहीं सर हमारे दर्द नहीं होता है, हमें कोई काम थोड़ी नहीं, हम लगातार बोल ही रहे हैं, दिन भर बोलवा लो हमसे, टंग में दर्द ना होगा हमारी कभी। चलो, अ कप शेप बोन, एक कप शेप की बोन कवर कर रही है नी को वेंट्रल साइड में। अरे भैया ये ऊपर को दिखाएं, ये वाली बोन कहाँ है? वेंट्रल साइड में। क्या नाम है इसका? टार्सल कार्पल पटेला, पटेला ट्रायंगुलर बोन है, कप शेप की बोन है, नी को कवर करती है। एसिटाबुल्लम, एसिटाबुल्लम हमने आपको बताया था कहाँ? ये रहा एसिटाबुल्लम, पेल्विक गर्डल में है क्या ऑप्शन कहीं? पेल्विक गर्डल ये रहा। ग्लेनोइड कैविटी कहाँ होती है? ये पेक्टोरल गर्डल में। आगे आ जाइए। पेल्विक गर्डल यानी कि हिप गर्ड, हिप हिप हिप, हिप में क्या 2 हिस्से होते हैं ना हमारे पास, हमने कहा था आपसे। क्या एक हिस्सा हमारे पास डॉक्टर साहब ये, एक बोन हमारे पास ये, ऐसे ही एक बोन दूसरी इधर को, तो एक 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 हिस्सा ये, ऐसे मान लो एक गर्डल का हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो 2 बोन है हमारे पास यहाँ पर। तो पेल्विक गर्डल यानी कि हिप कंपोज ऑफ 2 कॉक्सल बोन। तो ऑप्शन में ये रहा 2, तो ये हो जाएगा 2। सर आपने बनाई तो एक है, अरे 2 होती है। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ द इलियम स्टियम प्यूबिस, आंसर हो गया, इलियम स्टियम प्यूबिस है। हाँ अब बताओ डॉक्टर साहब कौन सा वाला? इलियम, अबे ये भी इलियम स्टियम प्यूबिस, और ये भी इलियम स्टियम प्यूबिस। बात तो सही है तो तीनम। ए बेटा फर्क कहाँ गया पता है? ए ये सर ये मजाक नहीं चलेगी, देखो ये स्पेलिंग पूछा क्या? अंग्रेजी के मास्टर हो क्या? अरे बेटा स्पेलिंग नहीं है, ये छोटी आंत का हिस्सा है और ये बोन है। तो याद रखिएगा, ये सवाल इसीलिए बनाया गया है कि आपको फंसाने के लिए। सर आप फंसाते भी हो क्या? हाँ सवालों में। तो ये हो गया बेटा क्या? ये वाला आंसर, ठीक है। कौन सा? ये वाली ई वाली, ये ई वाली क्या है? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और ये क्या है? बोन, इलियम स्टियम प्यूबिस। 3 बोन फ्यूज होकर के क्या बनाती है? कॉक्सल बोन बनाती है। आगे देखो, टोटल 2 हाफ, 2 हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल जुड़े हुए होते हैं आगे की तरफ को, किससे? प्यूबिक सिम्फाइसिस से। पढ़ाया तो था, प्यूबिक सिम्फाइसिस से। सर सूचर से होते हैं, ये सूचर यहां होते हैं क्रेनियम में। हिंज जॉइंट, ये जॉइंट, वो जॉइंट, सारे जॉइंट मिला देंगे आपस में। मैचिंग वाला सवाल है, मैचिंग वाला सवाल तो आसान होता है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट का मतलब वो जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, जैसे कि ये हिंज जॉइंट है, जैसे कि ये हिंज जॉइंट है, जैसे कि ये नी जॉइंट हिंज जॉइंट है। सर मिल गया, नी जॉइंट की कह रहे हो आप? दो तो मिल गया। तो देखो पाइवॉट जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट ये एक के ऊपर बोन रोटेट करेगी, ये वाला जैसे एटलस और एक्सिस। सर ये भी मिल गया, कहाँ मिल गया? बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। तो पाइवॉट जॉइंट क्या रहा?
ये रहा, अबे ये रहा। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट, एक दूसरे के ऊपर बोन को फिसलाएंगे सर, तो कार्पल फिसला दो, बिटवीन द, अरे ये तो सीधा सीधा मिल गया। सैडल जॉइंट, ये वाला कट्टी हमारी और आपकी आपस में लड़ाई, अरे ये वाला यार, कौन सा वाला, कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब, तो कौन सा वाला है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद सैडल जॉइंट कौन सा वाला, बिटवीन द, कहां पर चले गए आप, ह्यूमरस एंड, ये कहां पहुंच गए भाई, सर आप कह रहे हो आसान है और आपसे ही नहीं हुआ, वैसे कैसे नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें गड़बड़। कहाँ थे अपन, अरे ये गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ सर में गड़बड़, सवाल में गड़बड़, सर में गड़बड़ नहीं, किसमें गड़बड़, सवाल में गड़बड़। ये है सैडल जॉइंट, और ये भी क्या दे दिया इन्होंने, सैडल जॉइंट। एक जगह क्या होना चाहिए, साइनोवियल जॉइंट, क्या होना चाहिए, ये गड़बड़ है, सर में गड़बड़ कहां से हो गई, देखो मिला लो फिर से, ये वाला सही करवा देंगे, चलो। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवॉइड जॉइंट, एटलस एंड एक्सिस के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग जॉइंट, ये वाला हो गया। अब सर कैसे मिलाओगे, तीनों से मिलाकर देख ले रहे हैं, अरे इससे मिलाओगे, इससे मिलाओ, कौन से वाले से मिलाओगे, 300, पहले वाले को मिला दो 5 में से, पहले वाले को मिला दो 5 में से, तो ये मिल गया। दूसरे वाले को मिला दो डॉक्टर साहब चौथे से, दूसरा वाले को मिला दो, बी को मिला दो चौथे से, ये मिल गया, और कहाँ मिल गया, ये नहीं मिला, बाकी आंसर है नहीं, तो आंसर बेटा बिना इसके, ये नहीं, शिकायतें देखो बहुत नहीं करनी होती हैं। आपको हम कहोगे सर ये ऐसे ऐसे मिल नहीं रहा, हमसे नहीं मिला, अबे 2 तो मिला लिए ना, 2 मिला लिए, आंसर आगे बन गया, यही आंसर बन गया, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट में तीसरा वाला देखो मिल रहा है अपने पास, कहाँ बन रहा है, देखो सी का तीसरा बन रहा है, क्या डी का दूसरा और ई का, अब डी का दूसरा बोल रहे हैं अपन, तो डी का दूसरा, डी का ये वाला हो गया, कौन सा वाला अपने पास, सैडल, तो ये वाला जो लास्ट में सैडल लिखा है ना, ये सैडल नहीं होगा, ये कौन सा वाला होगा, बॉल एंड सॉकेट बोल दीजिए, या फिर आप इसको साइनोवियल बोल दीजिए, बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, ये वाला जॉइंट है ना, ये वाला, तो ये वाला ऐसे करके मिला देंगे यहां से, लेकिन ये सैडल है ना अभी, तो इसे काट ही दो आप, ये वाले को, तो आंसर चला गया आपके कौन सा वाला, पहला वाला, अरे 2-3 से मिल गया ना, वो गड़बड़ जो हो रही थी, यहाँ दोनों ऑप्शन सेम आ गए थे ना। चलो लास्ट क्वेश्चन, गोट, गठिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, गठिया में जॉइंट इन्फ्लेम हो जाते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो किसका, यूरिया नहीं, अमोनिया नहीं, यूरिक एसिड, डॉक्टर साहब क्या सुना होगा, यूरिक एसिड बढ़ गया, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो ये बेटा इस तरह से हमारे 90 क्वेश्चन पूरे हुए, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, और अब आप आराम करिए, आराम नहीं करिए, इसकी एनालिसिस करिए, देखिए पेपर में किस तरह की अपने से कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ गड़बड़ हो रही है, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद देखिए कौन कौन से टॉपिक से गलतियां हुई हैं, उन टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है हमारे पास आइए, हम समझाएंगे, किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। चलो बहुत थक गए भाई, शुक्रिया आपका।